जय हिंद जय विज्ञान दोस्तों, फिजिक्स फीलिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक डीएनए का नेमिंग देखी है, उसके बाद जो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल है उसके बारे में देख लिया था। नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट को, चलिए देखते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया है कि यहाँ पर जो डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल है उसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार से होगी। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर डीएनए की। अब जो डीएनए होता है वो सिंगल स्ट्रैंड के अंदर भी प्रेजेंट हो सकता है और यहाँ पर डबल स्ट्रैंड की फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है। सिंगल स्ट्रैंड की बात करें तो यहाँ पर जैसे कुछ वायरसेस होंगे, जैसे कि यहाँ पर 5 × 174 बैक्टीरियोफेज इसका यहाँ पर एग्जाम्पल हो जाता है। वहीं पर डबल स्टैंड के अंदर हम देखते हैं तो ये लीनियर की डबल स्टैंड लीनियर फॉर्म में भी देखने को मिल सकता है और यहाँ पर सर्कुलर फॉर्म के अंदर भी देखने को मिल सकता है। ये जैसे कि यहाँ पर यूकैरियोटिक न्यूक्लियर डीएनए होगा उसके अंदर हमें लीनियर फॉर्म में देखने को मिलता है, जैसे कि हमारा डीएनए है। वहीं पर सर्कुलर डीएनए की बात करें तो जो प्रोकैरियोटिक डीएनए हुआ या फिर माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए हुआ या क्लोरोप्लास्ट का डीएनए हुआ, ये यहाँ पर डबल स्टैंड सर्कुलर डीएनए होता है। ठीक है, ये बात हो गई। फिर नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर कि जो डीएनए है यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो इसकी हेलिक्स होगी, जैसे कि हम डीएनए की बात करें, यहाँ पर जो ये हेलिक्स बनाता है कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पर जो इसकी हेलिक्स होगी, अब ये हेलिक्स यहाँ पर राइट हैंड पर बनाती है या लेफ्ट हैंड पर यहाँ पर बनाती है, उसी के बेसिस पे यहाँ पर इसी हेलिक्स है या ट्विस्टिंग है, उसी के बेसिस पर हम इसे यहाँ पर, जैसे कि हमारी एनसीईआरटी में हम मेनली यहाँ पर दो ही टाइप की बात करें। एक होगा यहाँ पर बी डीएनए जो कि मोस्ट कॉमन टाइप डीएनए हो, और दूसरा है यहाँ पर जेड डीएनए। बाकी का ए बी सी और जेड डीएनए होता है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर बी और जेड डीएनए की बात कर रहे हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ ट्विस्टिंग देयर आर टू टाइप ऑफ डीएनए। ठीक है, एक तो बी होगा और एक जेड होगा। अब जैसे कि मैं बी डीएनए की बात करूं तो यहाँ पर जो इसकी हेलिक्स होगी या ट्विस्टिंग होगी वो किससे होगी, राइट हैंडेड डीएनए होगा ये। और यहाँ पर ये बी डीएनए, ये मोस्ट कॉमन डीएनए, हमारे अंदर भी बी डीएनए मिलता है। ठीक है, वहीं पर क्या है, जो लेफ्ट हैंड डीएनए होगा वो होगा यहाँ पर जेड डीएनए। अब यहाँ पर जो बी डीएनए, वाटसन एंड क्रिक प्रपोज मॉडल वाज बी डीएनए, यानी कि जो हमारा वाटसन और क्रिक ने यहाँ पर जो डीएनए बताया वो किसके बारे में बताया था, यहाँ पर बी डीएनए। अब जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो इसकी कॉइलिंग है यहाँ पर कुछ इस प्रकार से है। कैसे है, यहाँ पर राइट हैंडेड है ऐसे। ठीक है, तो ये यहाँ पर बी डीएनए है। वहीं पर ये यहाँ पर जो जेड डीएनए होगा ये लेफ्ट हैंडेड होगा, तो इसकी कॉइलिंग कुछ इस प्रकार यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो ये जेड डीएनए हो जाता है, ये लेफ्ट हैंडेड हो गया। अब यहाँ पर इसकी हेलिक्स लेंथ की बात करें, ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, यहाँ पर 34 एंगस्ट्रॉम होगा, यहीं पर इसका 45.6 एंगस्ट्रॉम इसकी हेलिक्स लेंथ होती है। नंबर ऑफ बेस पेयर यहाँ पर 10 होते हैं, हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था। इसके अंदर यहाँ पर 12 होते हैं, यहाँ पर 6 डायमर हैं। ठीक है, वहीं पर डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर के यहाँ पर 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। वहीं पर बात करें तो यहाँ पर इसकी डिस्टेंस, जो डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर होगी, इसे हम बोल देते हैं यहाँ पर ये होता है 3.75 एंगस्ट्रॉम हो जाता है। वहीं पर डायमीटर की बात करें तो ये 20 एंगस्ट्रॉम इसका डायमीटर होगा, और वहीं पर इसका 18.4 एंगस्ट्रॉम यहाँ पर इसका डायमीटर हो जाता है। तो ये बे और जेड डीएनए की डिस्टेंस के बीच में यहाँ पर कंपेरिजन है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस या पैलिंड्रोमिक डीएनए की बात करते हैं। एक मिनट, हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे यहाँ पर पैलिंड्रोमिक डीएनए। इसके अंदर क्या है कि यहाँ पर सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स सेम फ्रॉम बोथ एंड। अब जैसे कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर डबल स्ट्रैंड डीएनए की, किसकी बात कर रहे हैं, डबल स्ट्रैंड डीएनए की, लेकिन एनसीईआरटी यहाँ पर सिंपल सिंगल स्ट्रैंड के लिए भी यूज कर रही है। तो यहाँ पर क्या है, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड सेम फ्रॉम बोथ एंड। अब जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ से बोथ एंड, एक तो यहाँ पर जैसे कि ये 5 प्राइम एंड है और इसका ये 3 प्राइम एंड है। एक यहाँ पर एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ये हो गई, वहीं पर दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ये हो गई। तो यहाँ पर ये क्या है, डबल स्ट्रैंड डीएनए है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर यहाँ पर हम पढ़े सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड सेम फ्रॉम बोथ एंड, एक एंड यहाँ पर ये है, तो इस एंड से अगर हम यहाँ पर देखो तो सी सी जी जी टी ए सी सी जी जी, यहाँ पर इसका सीक्वेंस हो गया। अब इसी यहाँ पर 5 एंड सेम एंड हो गया इसका, दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का जो सेम एंड है, इससे अगर हम वापस से हम इसे रीड करें तो उस कंडीशन में यहाँ पर जो इसका सीक्वेंस होगा वो हम यहाँ पर सेम रीड करते हैं। तो यहाँ पर सी सी जी जी टी ए सी सी जी जी, यहाँ पर इसका सीक्वेंस हो जाएगा। तो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड सेम फ्रॉम बोथ एंड यहाँ पर देखा जाएगा। ये कहाँ होगा, डबल स्ट्रैंड डीएनए के अंदर। लेकिन एनसीईआरटी यहाँ पर जैसे कि कनक को बताती है, मलयालम और मेडम, इनके अंदर यहाँ पर क्या
जब हम इसे इस डायरेक्शन से पढ़े या अपोजिट डायरेक्शन से पढ़े, तो यहाँ पर क्या होगा, कर्ण को हम या फॉरवर्ड डायरेक्शन में या बैकवर्ड डायरेक्शन में पढ़े तो यहाँ पर वो सेम आता है। ऐसे ही मलयालम के अंदर है और ऐसा ही यहाँ पर मैडम के अंदर है, MADAM और MADAM यहाँ पर ये हो जाता है। ठीक है, ये होता है पैलिंड्रोमिक DNA। नेक्स्ट बात करते हैं अब यहाँ पर, जैसे कि अभी तक हमने यहाँ पर सर्च ऑफ, यहाँ पर अभी तक हमने सबसे पहले DNA का स्ट्रक्चर पढ़ा है। अब जो DNA है, अब उस या फिर हम बात करें यहाँ पर कि जो जेनेटिक मटेरियल है उसके या फिर न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ा है। अब हम बात करने वाले कि यहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल है इसके लिए यहाँ पर कुछ रिसर्च की गई है, जिससे ये पता लगाया गया है कि यहाँ पर जो DNA है वो जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जैसे कि सबसे पहले जो प्रिंसिपल आता है इसका नाम है यहाँ पर ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है ये गिवन है यहाँ पर 1928 के अंदर, और यहाँ पर किसके द्वारा किया है, ये फ्रेडरिक ग्रिफ्थ के द्वारा यहाँ पर इसको दिया गया है। और जो इसका जो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल है वो यहाँ पर है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, और ये एक यहाँ पर निमोनिया कोजी यहाँ पर क्या है, एक यहाँ पर बैक्टीरिया है। अब जैसे कि मैं यहाँ पर बात करूँ, यहाँ पर जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है यहाँ पर इसकी 2 स्ट्रेन होती है। बैक्टीरिया के लिए क्या है होता है कि यहाँ पर हम स्ट्रेन यूज करते हैं, यहाँ पर 2 अलग अलग, जैसे कि यहाँ पर हम बात करें तो प्लांट के लिए वेराइटी यूज करते हैं, और जो हम बात करें एनिमल के लिए तो वहां पर ब्रीड यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो बैक्टीरिया है इसके लिए यहाँ पर 2 स्ट्रेन है। अब जैसे कि यहाँ पर एक तो है R स्ट्रेन और एक है यहाँ पर S स्ट्रेन। R स्ट्रेन रिप्रेजेंट करती है रफ, यानी कि R फॉर रफ और S फॉर होता है स्मूथ। अब यहाँ पर रफ और स्मूथ क्यों बोला है, तो यहाँ पर ये क्या है, रफ है, और रफ होने का रीजन क्या है, यहाँ पर जो इसकी बॉडी है, यानी कि जो इसका यहाँ पर जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है इसके ऊपर यहाँ पर कैप्सूल एब्सेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि ये कैप्सूल है तो यहाँ पर ये नॉन पैथोजेनिक होगा, डू नॉट कोज निमोनिया। तो ठीक है, यहाँ पर ये निमोनिया का कोज नहीं करता है। वहीं पर बात करें हम तो यहाँ पर क्या होगा कि जो एस स्ट्रेन है ये स्मूथ होगी, यानी कि यहाँ पर जो इसके आउटर सरफेस पर यहाँ का म्यूकस की या पॉलीसेकेराइड की कोटिंग होगी, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, कैप्सूल प्रेजेंट होगा और ये पैथोजेनिक होता है, और जिसकी वजह से यहाँ पर निमोनिया कोज होता है। क्योंकि जब यह ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जाता है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पर जो इसकी कोटिंग होगी इसको प्रोटेक्ट करती है हमारे इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से, जिसकी वजह से यहाँ पर ये क्या होता है कि यहाँ पर इनएक्टिव या डिस्ट्रॉय नहीं होता। जबकि यहाँ पर क्या होगा कि जो कैप्सूल होता है या कोट होता है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलती, तो हमारा इम्यून सिस्टम इसे यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देता है। बात ये होती है। तो यहाँ पर एक R स्ट्रेन है और यहाँ पर एक S स्ट्रेन है। ठीक है, अब बात होती है यहाँ पर जो इसके एक्सपेरिमेंट है इसके अंदर सबसे पहले इन्होंने क्या लिया कि यहाँ पर R स्ट्रेन लिया है। अब जो R स्ट्रेन है यहाँ पर नॉन पैथोजेनिक है। अब इसको क्या किया, डायरेक्टली यहाँ पर लाइव फॉर्म के अंदर यहाँ पर ये क्या है, लाइव फॉर्म में। ठीक है, तो उसको यहाँ पर डायरेक्ट इंजेक्टेड इनटू माइस। अब इन्होंने इसकी कहाँ पर इंजेक्ट किया, माइस के अंदर इंजेक्ट किया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि माइस यहाँ पर लाइव कंडीशन में है। ठीक है, क्योंकि ये नॉन पैथोजेनिक है। अब वहीं पर बात करूं मैं यहाँ पर असिस्टेंट की, सेकंड एक्सपेरिमेंट अलग से किया, फिर वहीं पर इंजेक्ट इन माइस, तो माइस यहाँ पर डाई हो जाती, क्योंकि यहाँ पर ये एक पैथोजेनिक यहाँ पर है और ये यहाँ पर लाइव फॉर्म में है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर जो माइस है यहाँ पर डाई हो जाएगी, ये दूसरी कंडीशन हुई। फिर यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो ये असिस्टेंट है इसको वापस से थर्ड एक्सपेरिमेंट किया, इसमें हीट किल्ड असिस्टेंट लिया है और माइस के अंदर इंजेक्ट किया है। उस कंडीशन में क्या देखते हैं कि यहाँ पर माइस अलाइव रहेगी, क्योंकि जब यहाँ पर हम इसे टेम्परेचर देते हैं तो उस कंडीशन में यहाँ पर जो इसका डीएनए वो डीनेचर हो जाता है। उस कंडीशन में यहाँ पर ये जो माइस है ये लाइव कंडीशन में रहेगी। फिर क्या किया इन्होंने, यहाँ पर एच स्ट्रेन और जो हीट किल्ड ये R स्ट्रेन और S स्ट्रेन हीट किल्ड S स्ट्रेन को लिया और यहाँ पर इसको इंजेक्ट किया माइस के अंदर। तो इन्होंने क्या किया कि पहले यहाँ पर R स्ट्रेन लिया, फिर S स्ट्रेन लिया, फिर यहाँ पर क्या किया, हीट किल्ड S स्ट्रेन लिया। अब इन्होंने क्या किया, यहाँ पर R स्ट्रेन लिया है, उसके साथ हीट किल्ड S स्ट्रेन लिया है और इंजेक्ट कर दिया माइस के अंदर। उस कंडीशन में ये क्या देखते हैं कि यहाँ पर जो माइस है ये डाई हो जाएगी। अब उसका रीजन क्या पता किया इन्होंने, ड्यू टू द ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ असिस्टेंट। तो इन्होंने कहा कि असिस्टेंट की वजह से यहाँ पर क्या हुआ कि जो R स्ट्रेन है वो असिस्टेंट के अंदर कन्वर्ट हो गई, इसकी वजह से यहाँ पर ये माइस डेड हुई। तो यहाँ पर इसका कंक्लूजन क्या लिखा कि कोजेज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ R S स्ट्रेन इनटू S स्ट्रेन
इट मींट बी जेनेटिक मटेरियल ऑफ एस स्टेन। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो एस स्टेन है इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो किसके अंदर गया, आर स्टेन के अंदर, और आर स्टेन को ये किसके अंदर कन्वर्ट कर देता है, यहाँ पर एस स्टेन के अंदर। तो यहाँ पर यही हुआ। तो इन्होंने क्या किया कि यहाँ पर जो हीट गिल्ड एस स्टेन है और यहाँ पर आर स्टेन है, इसके किसके अंदर चला गया, यहाँ पर जैसे कि इसके अंदर ट्रांसफर किया, तो ये जो आर स्टेन है इसने यहाँ पर इसके ऊपर यहाँ पर कैप्सूल का फॉर्मेशन कर लिया, और जिसकी वजह से यहाँ पर ये पता चलता है कि यहाँ पर कुछ इसको बोला जाता है यहाँ पर ट्रांसफॉर्मिक एलिमेंट, जिसकी वजह से यहाँ पर एस स्टेन आर स्टेन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने ये नहीं बताया, लेकिन इन्होंने ये बताया कि यहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफॉर्मिंग एलिमेंट बताया, जिसकी वजह से यहाँ पर जो आर स्टेन है वो एस स्टेन के अंदर कन्वर्ट हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है ये नहीं बता पाएगी जेनेटिक मटेरियल डीएनए है या आरएनए। ठीक है, इसके बाद फिर आता है बायोकेमिकल एनालिसिस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। अब यहाँ पर इसका जो बायोकेमिकल स्टडी की गई है इसके लिए अलग से एक्सपेरिमेंट है यहाँ पर, जिसके यहाँ पर कौन कौन से साइंटिस्ट हैं, यहाँ पर एवेरी, मैक्लियोड एंड मैककार्टी यहाँ पर आए हैं 1944 के अंदर। ठीक है, 1944 के अंदर इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया है। इसके अंदर क्या है कि दे सजेस्टेड ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इज डीएनए फर्स्ट प्रूफ डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल। तो इन्होंने क्या किया कि यहाँ पर ये फर्स्ट प्रूफ है जहां पर ये बता रहे कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, यहाँ पर डीएनए है। अब जैसे कि यहाँ पर इन्होंने एंजाइम है यहाँ पर कुछ जिनका रोल होगा। अब जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पर डीएनएज, अब डीएनएज है यानी कि यहाँ पर ये एक एंजाइम है, ये एज लगा हुआ है और एज रिप्रेजेंट करता है एंजाइम को। तो यहाँ पर ये क्या है, डीएनएज, यानी कि जो डीएनए डाइजेस्टिव एंजाइम है उसको हम यहाँ पर डीएनएज बोलते हैं। जैसे आरएनए डाइजेस्टिव एंजाइम आरएनए है और प्रोटीएज एंजाइम यहाँ पर प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। अब इनका रोल क्या होगा आगे देखते हैं। तो यहाँ पर जो यहाँ पर ग्रिफ्थ ने वहां पर जो हीट गिल्ड एस स्टेन लिया था, इन्होंने भी वहां पर उसे ऑब्टेन किया है। उसके बाद यहाँ पर इसका जो प्रोटोप्लाज्म है उसको यहाँ पर सेपरेट किया है। अब उसके जो सेपरेट किया है उसके अंदर यहाँ पर प्रोटीन होगी, आरएनए होगी और डीएनए होगा। यानी कि जो हीट गिल्ड एस स्टेन है उससे यहाँ पर उन्होंने उसका प्रोटोप्लाज्म सेपरेट किया है और उसके अंदर यहाँ पर उन्होंने प्रोटीन, आरएनए और डीएनए को यहाँ पर सेपरेट किया है। अब ये क्या करते हैं, यहाँ पर जो ये आर स्टेन है, अब यहाँ पर जो आर स्टेन है इस आर स्टेन में यहाँ पर इसका प्रोटीन डाला है, एक के अंदर आरएनए डाला है और एक के अंदर डीएनए डाला है। अब होता क्या है कि यहाँ पर जैसे कि मैं यहाँ पर प्रोटीएज एंजाइम डाल दूं तो उस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पर आप देखते हो कि नॉर्मली, पहले हम बात करते हैं यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन में, यहाँ पर इसके अंदर टेस्ट ट्यूब के अंदर यहाँ पर क्या है, आर स्टेन है। जैसे इसने प्रोटीन डाला तो उस कंडीशन में क्या देखते हैं कि यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, तो हम इसे यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, नॉन ट्रांसफॉर्म। ठीक है, फिर यहाँ पर आर स्टेन है, इसके अंदर इसने यहाँ पर हमें पता करना है कि यहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल है वो है क्या। तो इन्होंने तीन जो इसका प्रोटोप्लाज्म है उससे प्रोटीन लिया है, आरएनए लिया है और डीएनए लिया है। तो इस कंडीशन है अब यहाँ पर जो आर स्टेन है इसमें यहाँ पर इसमें क्या इंजेक्ट किया है, यहाँ पर आरएनए। अब जैसे आरएनए डाला है तो उस कंडीशन में क्या पता चला कि यहाँ पर भी ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहा है, यानी कि यहाँ पर आर स्टेन एस स्टेन के अंदर कन्वर्ट नहीं हो रही है। अब होता क्या है कि यहाँ पर एक और चीज है कि यहाँ पर जो डीएनए डाला है, अब जैसे डीएनए डालते हैं तो उस कंडीशन में है यहाँ पर आर स्टेन एस स्टेन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखने को मिला, तो यहीं पर हम इस चीज को बोल सकते हैं। इसके अलावा जैसे ही मान लीजिए कि मैं प्रोटीन डाल रहा हूं, अब इसी के अलावा जैसे कि मैंने यहाँ पर प्रोटीन यहाँ पर डाल देता हूं तो यहाँ पर भी ये चीज कंडीशन की देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर जो आर स्टेन है वो यहाँ पर कन्वर्ट हो चुकी है किसके अंदर। अब जैसे कि मान लीजिए कि मैं यहाँ पर इसको डीएनए दे दूं तो यहाँ पर इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, वहीं पर इसको मैं आरएनए दे दूं तो उस कंडीशन में यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल सकता है। ये अलग से एक्सपेरिमेंट होगा। तो हमने सिंपली समझा है यहाँ पर जब डीएनए है तो उस कंडीशन में जैसे डीएनए डालते हैं तो उस कंडीशन में आर स्टेन यहाँ पर एस स्टेन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। अब मान लीजिए अगर मैं डीएनए दे देता हूँ तो यहाँ पर जो इसकी एक्टिविटी है यानी कि जो आर स्टेन एस स्टेन के अंदर कन्वर्ट हो रही है वो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि जो डीएनए उसको यहाँ पर ये जो डीएनए एंजाइम होगा वो उसको यहाँ पर डाइजेस्ट कर देगा। तो ओनली डीएनए अफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन बट आरएनए एंड प्रोटीएज डिडंट अफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पर क्या होगा
कि यहाँ पर इस एक्टिविटी में यहाँ पर जैसे हम डीएनए को डालेंगे तो यहाँ पर अब चाहे यहाँ पर आप डालो, तो अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पर प्रोटीन भी डाल दूं तो उस कंडीशन में क्या होगा, प्रोटीन इसको डाइजेस्ट कर देगा, तो उस कंडीशन में भी यहाँ पर इसका ये ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहा। आरएनए डाल दूंगा तब भी ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैंने डीएनए डाल दिया तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, बाकी का जो डीएनए है तो यहाँ पर इसकी एक्टिविटी को अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, दे कंक्लूड डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल बट नॉट ऑल साइंटिस्ट आर कन्वीनियंट। तो यहाँ पर क्या है कि इन्होंने ये बता दिया कि जो डीएनए है वो यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, अब इसके अलावा जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर, अब नेक्स्ट आता है जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। इसके लिए यहाँ पर हर्शे और चेज का एक्सपेरिमेंट है। इसके अंदर क्या देखते हैं हम, यहाँ पर ये दिया था यहाँ पर 1952 के अंदर। इसके अंदर क्या है, ये है यहाँ पर अनइक्वल प्रूफ है, यहाँ पर अनइक्वल यहाँ पर प्रूफ है, यानी कि डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल है। ये सब यहाँ पर इसको सबने मान लिया था। इसके लिए यहाँ पर क्या है, दे यूज T2 बैक्टीरियोफेज एंड रेडियो ट्रांसफर टेक्निक। तो इसके अंदर क्या है, जैसे कि हम बात करें यहाँ पर बैक्टीरियोफेज, तो जो इसका यहाँ पर कैप्सूल है या जो कैप्सिड है ये प्रोटीन का बना हुआ है, यानी कि प्रोटीन कोट होता है। वहीं पर जो इसका जेनेटिक मटेरियल होता है ये यहाँ पर डीएनए होता है। अब यहाँ पर क्या होता है, जो बैक्टीरियोफेज होता है ये इकोलाई या फिर बैक्टीरिया को यहाँ पर, ये एक वायरस है। ठीक है, अब यहाँ पर ये बैक्टीरिया को क्या करता है, यहाँ पर डिस्ट्रॉय करता है, एक तरह से अफेक्ट करता है। अब तो यहाँ पर ये इकोलाई, यहाँ पर बैक्टीरिया। अब यहाँ पर क्या किया इन्होंने, दे यूज 2 रेडियो एक्टिव आइसोटोप। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर एक तो यहाँ पर 2 आइसोटोप यूज किए। एक तो है यहाँ पर P32 और एक है यहाँ पर S35। जो P है मतलब कि यहाँ पर फॉस्फेट है, फॉस्फेट। अब अभी हमने पढ़ा है कि जो डीएनए होता है उसकी स्ट्रक्चर में यहाँ पर फॉस्फेट देखने को मिलता है। तो डीएनए है वह फॉस्फेट बट डू नॉट है वह सल्फर। अब जैसे कि हम बात करते हैं डीएनए का जो अभी स्ट्रक्चर पढ़ा है, तो वहां पर हमने देखा कि उसके पास फॉस्फेट ग्रुप तो होता है लेकिन यहाँ पर सल्फर नहीं होता है। तो बिकॉज ओनली डीएनए का यहाँ पर कंटेन, यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर फॉस्फोरस। तो यहाँ पर जब भी यहाँ पर ये आइसोटोप यूज होगा तो वो डीएनए के अंदर एंटर होगा। फिर वहीं पर बात करते हैं हम यहाँ पर S35। तो जो प्रोटीन होते हैं, आपने 11th क्लास के अंदर पढ़ा हो, तो जो सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन भी होती है जैसे सीरीन, मिथियोनिन। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या है, प्रोटीन है सल्फर बट डू नॉट फॉस्फेट, यहाँ पर फॉस्फेट नहीं होता है, बिकॉज ओनली यहाँ पर सल्फर कंटेन प्रोटीन। तो इस प्रकार यहाँ पर जब भी यहाँ पर ये जो आइसोटोप है सल्फर का, ये कहाँ पर जाएगा, प्रोटीन पे ही यहाँ पर, क्योंकि जब भी एमिनो एसिड बनेगा तो उस कंडीशन में यहाँ पर ये उसमें यहाँ पर उसके फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा, यानी कि एक तरह से प्रोटीन के फॉर्मेशन में ये पार्टिसिपेट करेगा। ये बात हुई। अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर एक्सपेरिमेंट की। तो जिसका जो एक्सपेरिमेंट है यहाँ पर 3 स्टेप के अंदर कंप्लीट होता है, इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग और सेंट्रीफ्यूगेशन। इन्फेक्शन क्या होगा कि बैक्टीरिया यहाँ पर जो बैक्टीरियोफेज है वो बैक्टीरिया को यहाँ पर इन्फेक्ट करेगा, वायरस इन्फेक्ट होस्ट सेल। ठीक, फिर उसके बाद क्या होगा, सो स्लो रोटेशन ब्रेक यहाँ पर कनेक्शन बिटवीन वायरस बैक्टीरियल सेल। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ब्लेंडिंग के अंदर यहाँ पर हम ब्लेंड कर रहे हैं, जैसे कि स्लो कंडीशन में यहाँ पर रिमूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर बैक्टीरिया की सेल वाल बैक्टीरिया और जो यहाँ पर बैक्टीरियोफेज है यहाँ पर इनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वाल है यहाँ पर डिस्ट्रॉय होगी, और जिसकी वजह से इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो यहाँ पर कंबाइन हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बात हुई। अब बात होती है सेंट्रीफ्यूगेशन। इसके अंदर यहाँ पर क्या होगा, हाई स्पीड रोटेशन, सेपरेशन ऑफ वायरस पार्टिकल एंड बैक्टीरियल सेल और द बेसिस ऑफ डेंसिटी। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर जो बैक्टीरिया है और जो वायरस है उसका जो जेनेटिक मटेरियल है उसको यहाँ पर डेंसिटी के बेस पर यहाँ पर आइडेंटिफाई या फिर सेपरेट कर लिया जाता है। ये कैसे होगा अब देखते हैं। जैसे कि ये है यहाँ पर बैक्टीरियोफेज। अब जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पर, सबसे पहले यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये जो बैक्टीरियोफेज है ये यहाँ पर इन्फेक्शन करेगा, ब्लेंडिंग करेगा और सेंट्रीफ्यूगेशन करेगा। तो उस कंडीशन में यहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल है यहाँ पर, अब आप देखो इसको मैं कैसे यहाँ पर, एक मिनट हम इसको यहां से देखते हैं। वहां नहीं, यहां से देखते हैं। अब जैसे कि मैं बात करूं यहां पर, जैसे कि ये है यहां पर है ये बैक्टीरियोफेज, इसका है ये प्रोटीन कोट, ये होता है डीएनए। अब इसको हमने कल्चर मीडियम के अंदर डाला
तो यहाँ पर क्या देखते हैं कि जो S35 है ये रेडियो एक्टिव है, और यहाँ पर P32 यहाँ पर है। अब जैसे कि यहाँ पर जो सल्फर है वो तो प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, तो यहाँ पर प्रोटीन रेडियो एक्टिव हो जाएगी। और जो यहाँ पर नॉर्मली यहाँ पर जैसे कि अभी हमने यहाँ पर कल्चर मीडियम क्या रखा है, यहाँ पर S35, तो उस कंडीशन में यहाँ पर कल्चर मीडियम क्या है, तो उस कल्चर मीडियम में यहाँ पर सल्फर है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर जो इसका प्रोटीन होगा वो प्रोटीन रेडियो एक्टिव होगा। यानी कि यहाँ पर भाई ये यहाँ पर जो बैक्टीरियोफेज है ये अपना नंबर ग्रो करेगा। तो यहाँ पर कल्चर मीडियम कौन सा है, यहाँ पर S35 वाला, ठीक है, S35 वाला मीडियम है। उस कंडीशन में यहाँ पर जो इसके अंदर यहाँ पर जो रेडियो एक्टिव P32 है वो नहीं है, सिर्फ यहाँ पर S35 है। तो यहाँ पर जो प्रोटीन बनेगी वो रेडियो एक्टिव होगी, वहीं पर जो इसका फॉस्फोरस होगा वो यहाँ पर नॉर्मल होगा, तो इसका जो डीएनए बनता है वो नॉर्मल होगा। वहीं पर मैं बात करूं यहाँ पर, अब जब यहाँ पर S35 वाला जो यहाँ पर वायरस है जिसका प्रोटीन कोड S35 का है, जब यहाँ पर किसी बैक्टीरिया को इसने इन्फेक्शन किया, उस कंडीशन में यहाँ पर अभी इसने क्या किया कि यहाँ पर अपना जेनेटिक मटेरियल इकोलाई के अंदर यहाँ पर इंजेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पर ब्लेंडिंग की कंडीशन हुई, ब्लेंडिंग के बाद ये यहाँ पर सेपरेट हो जाएगा। अब इसने यहाँ पर इसके अंदर जाकर रेप्लिकेशन किया, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन किया, तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल है यहाँ पर नंबर इंक्रीज किया। अब फिर करवाते हैं हम यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगेशन। जैसे सेंट्रीफ्यूगेशन करवाते हैं तो यहाँ पर क्या देखते हैं कि यहाँ पर जो बैक्टीरिया है ये यहाँ पर इसका जो ये कैप्सिड है, इसका जेनेटिक मटेरियल तो इकोलाई के अंदर चला गया, बाकी का जो इसका कैप्सूल है ये बाहर रहता है। तो ये यहाँ पर इसकी डेंसिटी होती है यहाँ पर कम, ठीक है, तो इसकी डेंसिटी यहाँ पर क्या है, कम है। तो यहाँ पर यहाँ पर कहाँ पर मिलेगा, ये सुपरनेट कंडीशन में मिलेगा, सुपरनेटेंट यहाँ पर यानी कि ऊपर की तरफ मिलेगा। और यहाँ पर ये क्या होगा, ये रेडियो एक्टिविटी इसके अंदर देखने को मिलेगी, क्योंकि इसका जो कैप्सूल है वो S35 का है, ठीक है। वहीं पर मैं बात करूँ किसकी, यहाँ पर जो इकोलाई के अंदर यहाँ पर इसका डीएनए चला गया, ये कहाँ पर मिलेगा, पैलेट फॉर्म में मिलेगा। और यहाँ पर क्या है, नॉन रेडियो एक्टिविटी डिटेक्ट, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पर जो डीएनए वो नॉर्मल है। ये बात हुई S35 की। फिर वहीं पर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो जो यहाँ पर डीएनए है ये रेडियो एक्टिव है, क्योंकि अब यहाँ पर जो प्रोटीन कोड है ये तो नॉन रेडियो एक्टिव यानी कि नॉर्मल, यहाँ पर हम S32 यूज कर रहे हैं पहले यहाँ पर हम, तो यहाँ पर जो प्रोटीन बनेगी वो नॉर्मल बनेगी। लेकिन यहाँ पर जो मीडियम है ये हुए यहाँ पर P32 का, इसका मतलब है कि यहाँ पर जो फॉस्फोरस होगा वो यहाँ फॉस्फेट होगा वो कैसा होगा, यहाँ पर रेडियो एक्टिव होगा। और उस कंडीशन में यहाँ पर जो इसका डीएनए होगा वो डीएनए यहाँ पर रेडियो एक्टिव हो। अब जो रेडियो एक्टिव वाला जो यहाँ पर बैक्टीरियोफेज है जब यहाँ पर इकोलाई को इन्फेक्ट करेगा, उस कंडीशन में यहाँ पर इसका जेनेटिक मटेरियल किसके अंदर चला गया, इकोलाई के अंदर। ब्लेंडिंग की प्रोसेस हुई, उसके बाद यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगेशन करवाया, तो यहाँ पर जो इसका कैप्सूल होगा जो कि सुपरनेटेंट कंडीशन में देखने को मिलेगा, तो ये तो प्रोटीन का बना है तो ये नॉर्मल है, तो यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी शो नहीं होगी। वहीं पर जो इसका जेनेटिक मटेरियल है उसके अंदर यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी है, तो यहाँ पर ये पैलेट फॉर्म के अंदर देखने को मिलेगा और यहाँ पर हमें रेडियो एक्टिविटी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हम क्या पता करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर रिजल्टेंट इन आर डिटेक्ट रेडियो एक्टिविटी डिटेक्ट इन सुपरनेटेंट। जब हम प्रोटीन की बात करते हैं तो यहाँ पर कंक्लूजन ये निकलता है कि प्रोटीन कोड आउटसाइड बैक्टीरिया सेल, और यहाँ पर जो प्रोटीन होती है वो यहाँ पर क्या होती है, जेनेटिक मटेरियल नहीं होती है। वहीं पर हम बात करें यहाँ पर रिजल्ट आर डिटेक्टेड इन पैलेट, कंक्लूजन डीएनए इनसाइड द बैक्टीरिया सेल है। और इसी की वजह से यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चलता है कि जो प्रोटीन है वो यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात होती है। तो यहाँ पर जो यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला है कि प्रोटीन यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल नहीं है और डीएनए यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है, ठीक है। ये बात हुई। अब आगे हम बात करते हैं यहाँ पर प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक मटेरियल। इसके अंदर क्या है कि यहाँ पर द जेनेटिक मटेरियल शुड बी एबल टू रेप्लिकेट, यानी कि यहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल है उसको यहाँ पर अपना जो रेप्लिकेशन करवाना, यानी कि अपना नंबर इंक्रीज करवाना है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर उसको रेप्लिकेशन जरूर। तो यहाँ पर ये डीएनए के अंदर भी देखने को मिलती है, आरएनए के अंदर भी देखने को मिलती है, लेकिन जो प्रोटीन होता है प्रोटीन के पास ये कैपेसिटी नहीं होती है। फिर नेक्स्ट आता है इट शुड बी केमिकली एंड स्ट्रक्चरली बी स्टेबल। तो डीएनए की बात करें तो यहाँ पर आरएनए की कंपेयर में ये ज्यादा यहाँ पर मोर स्टेबल होगा। क्यों होता है, तो यहाँ पर हम प्रीवियस भी पढ़ चुके हैं। और यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर प्रीवियस में हमने क्या देखा है कि यहाँ पर जैसे कि शुगर की बात करें हम, तो शुगर में यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो सेकंड यहाँ पर हाइड्रोक्सी होता है ये राइबो शुगर के अंदर, लेकिन डीएनए के अंदर यहाँ पर
यहाँ पर डिहाइड्रोक्सी कंडीशन देखने को मिलती है, यानी कि H होता है यहाँ पर। तो उसकी वजह से यहाँ पर जो RNA होता है, RNA के अंदर RNA यहाँ पर क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है और यहाँ पर लेस स्टेबल होगा। वहीं पर जो RNA होता है उसके अंदर यहाँ पर AGC देखने को मिलता है और U देखने को मिलता है, ठीक है। वहीं पर यहाँ पर ये तीनों तो कॉमन है, लेकिन यहाँ पर यूरेसिल होता है और थायमिन होगा। तो जो यहाँ पर यूरेसिल होता है यहाँ पर क्या करता है कि इसकी यह हाईली रिएक्टिव होगा, ठीक है। वहीं पर इसकी बात करें तो इसके साथ यहाँ पर जो मेथिल ग्रुप है इसको यहाँ पर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है, जो कि डीएनए के अंदर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर 2 रीजन हो गए, ठीक है। और वहीं पर थर्ड है यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल शुड बी ऑल्सो बी केपेबल और अंडरिंग स्लो मटेरियल। तो इस कंडीशन में क्या है कि यहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या होगा, द जेनेटिक मटेरियल शुड ऑल्सो बी केपेबल और अंडरगोइंग स्लो म्यूटेशन। तो जेनेटिक मटेरियल को यहाँ पर एक तो केपेबल होना चाहिए, अंडरगोइंग स्लो म्यूटेशन, मतलब कि इसके अंदर चेंज होना जरूरी है अडेप्टेशन के लिए, लेकिन और साथ ही साथ इसको यहाँ पर क्या चाहिए, इसके अंदर स्लो म्यूटेशन देखना जरूरी है अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि हम डीएनए की बात करें तो डीएनए मोर स्टेबल है, ठीक है, क्योंकि इसके पास थायमिन है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, लेस चेंज इसके अंदर देखने को मिलेंगे, स्लो म्यूटेशन यहाँ होता है और लेस वेरिएशन देखने को मिलेंगे, जिससे यहाँ पर स्लो इवोल्यूशन देखने को मिलता है यहाँ पर डीएनए के अंदर। वहीं पर हम बात करें यहाँ पर आरएनए के अंदर तो यहाँ पर ये लेस स्टेबल है और यहाँ पर मोर चेंजेस देखने को मिलेंगे और यहाँ पर हाई म्यूटेशन होता है और मोर म्यूटेशन होगा तो यहाँ पर मोर वेरिएशन होंगे और फास्ट यहाँ पर इवोल्यूशन होगा, ठीक है। जैसे कि हम बात करें तो जो जेनेटिक मटेरियल है ये वायरस के अंदर ज्यादा होता है, जैसे कि वायरस हैविंग आरएनए जीनोम एंड हैविंग शॉर्टर लाइफ स्पैन म्यूटेटेड एंड इवॉल्व फास्टर। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि आपने कोरोना वायरस देखा होगा, तो कोरोना वायरस में हमने वहां पर उसकी अलग अलग स्ट्रेन देखी है। तो पहले वहां पर वो कम टाइम के अंदर ही यहाँ पर अपने क्या उसके अंदर वहां पर उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए, तो हम क्या देखते हैं कि वहां पर कम टाइम के अंदर ही उसने वहां पर अपनी अलग अलग यहाँ पर स्ट्रेन जनरेट की है, जिसकी वजह से हमें अलग अलग फेज देखने को मिले, क्योंकि अलग अलग टाइम पर वहां पर उसके वो हमें अलग अलग स्ट्रेन के साथ हम उनके कांटेक्ट में आए या उनके उससे सामना हुआ, ठीक है। तो जो वायरसेस होगा उनमें क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, तो इसमें म्यूटेशन जल्दी होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है कि वेरिएशन ज्यादा मिलेंगे और इसकी हमें अलग अलग स्ट्रेन देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर जो इवोल्यूशन की कंडीशन देखने को मिलती है वो आरएनए के अंदर फास्ट होती है। तो जैसे कि हम बात करेंगे इवोल्यूशन के अंदर, तो यहाँ पर स्टार्टिंग में जो जेनेटिक मटेरियल रहा है वो आरएनए ही रहा, उसकी वजह से लास्ट में जब हम बात करेंगे कि यहाँ पर जो डीएनए होगा, जो आरएनए है वो बाद में ड्यू टू स्टेबिलिटी के लिए यहाँ पर वो डीएनए के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो आरएनए से ही डीएनए का फॉर्मेशन होता है, यह हम आरएनए वर्ड के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। ये बात हुई। उसके बाद फोर्थ आता है यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल शुड बी एबल टू एक्सप्रेस एज ए मेंडेलियन कैरेक्टर। तो जैसे कि हम मेंडल की बात करते हैं, जो डीएनए है वो आरएनए का फॉर्मेशन करता है, आरएनए से फिर प्रोटीन बनती है, प्रोटीन ही एंजाइम की तरह काम करता है, वो सबस्ट्रेट को यहाँ पर प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देखो तो जो डीएनए है, डीएनए क्या कर रहा है, यहाँ पर डीएनए पहले तो आरएनए का फॉर्मेशन करेगा, फिर प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा और उससे यहाँ पर एंजाइम बनेगा जिससे सबस्ट्रेट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होगा। और किसी प्लांट की अगर यहाँ पर हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो उसकी हाइट यहाँ पर इंक्रीज होगी, ये होता है मेंडेलियन कैरेक्टर। अब जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पर, तो डीएनए को यहाँ पर किस प्रोसेस से गुजरना पड़ रहा है, डीएनए से आरएनए बना, फिर आरएनए से प्रोटीन बनी, प्रोटीन से एंजाइम बना, लेकिन आरएनए डायरेक्ट यहाँ पर प्रोटीन बना सकता है और एंजाइम बनाएगा और फिर यहाँ पर सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन डीएनए को यहाँ पर प्रोटीन एंजाइम बनाने के लिए आरएनए पर डिपेंड रहना पड़ता है, ये डायरेक्टली यहाँ पर प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं कर सकता। वहीं पर हम बात करें डीएनए स्टेबल है, बेस्ड फॉर स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। अब जैसे कि हम बात करें डीएनए की स्टेबिलिटी यहाँ पर ज्यादा है और इसके अंदर यहाँ पर म्यूटेशन आरएनए के कंपेयर में काफी स्लो है, तो इस कंडीशन में यहाँ पर स्टोरेज के रूप में यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल स्टोरेज के फॉर्म में यहाँ पर क्या चाहिए कि हमें यहाँ पर जो हाई क्वालिटी ऑफ यहाँ पर जीन है उनको स्टोर रखने के लिए यहाँ पर डीएनए हमारे यहाँ पर लिए बेस्ट जेनेटिक मटेरियल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बेस्ट फॉर स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। वहीं पर आरएनए क्या है, बेटर फॉर ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ये कैसे, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर डीएनए है, इसने पहले आरएनए बनाया, आरएनए से प्रोटीन बनाया और प्रोटीन से एंजाइम बना, तो इसके लिए यहाँ पर ये एक लॉन्ग प्रोसेस है। वहीं पर मैं बात करूं कि इजीली हमें यहाँ पर अपनी इंफॉर्मेशन जल्दी एक्सप्रेस करनी है या फिर जल्दी पहुंचानी है, तो उस कंडीशन में आरएनए प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रहा है, एंजाइम फॉर्मेशन कर रहा है और एंजाइम यहाँ पर सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बना रहा है और अपना इफेक्ट यहाँ पर सो रहा है। तो उसके लिए यहाँ पर बेटर फॉर ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, उसके लिए यहाँ पर आरएनए हो जाता है। और यहाँ पर ये नोट लगाकर हमने इसलिए लिखा है, ये
थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चीज होती है यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी की। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, जैसे कि पैकेजिंग ऑफ डीएनए के बारे में बात करेंगे। जैसे कि जो डीएनए होता है, आपने वहां पर क्रोमोसोम, जैसे कि सेल बायोलॉजी पढ़ते हो तो वहां पर आप क्रोमोसोम क्रोमेटिन की बात पढ़ते हो। ठीक है, तो वहां पर जो सेल डिवीजन होता है वहां पर आप डिफरेंट टाइप इसकी स्टेज देखते हो, उसमें जो डीएनए होता है उसका अलग अलग दिखा देता है। लेकिन यहाँ पर जो डीएनए है, पहले हम बात करेंगे यहाँ पर सर्कुलर भी है, लीनियर फॉर्म में है। लेकिन अब जैसे कि एक डीएनए की बात करें तो 2.2 यहाँ पर नैनोमीटर इसकी लेंथ होती है। अब यहाँ पर ये एक तो हमारी सेल इतनी छोटी सी है और उस सेल के अंदर भी यहाँ पर इसकी लेंथ इतनी है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी पैकेजिंग किस प्रकार से होती है ये हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, वेट अ मिनट। हाँ, देखिए, अब जैसे कि हम बात करें यहाँ पर पैकेजिंग ऑफ डीएनए, इसके अंदर क्या है कि यहाँ पर सबसे पहले हम समझते हैं प्रोटीन से। अब प्रोटीन हमें पता है कि यहाँ पर ये एक पॉलीमर है, पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड है, जैसे कि आप 11th के अंदर पढ़ते हो। ठीक है, तो यहाँ पर दो एमिनो एसिड के बीच में यहाँ पर बॉन्ड बनता है, उसे हम बोल देते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। तो यहाँ पर ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है या प्रोटीन है, इसके बीच में यहाँ पर ये बन रहे हैं पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये कौन से बॉन्ड है, यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड है। और आप अगर एक एमिनो एसिड की बात करें तो एक एमिनो एसिड में यहाँ पर एक तो यहाँ पर कार्बन होता है जिसे हम कायरल कार्बन बोल रहे हैं। कायरल कार्बन बोलने का रीजन ये है कि यहाँ पर एक ही कार्बन से यहाँ पर 4 डिफरेंट टाइप के यहाँ फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो आप देखोगे एक तो इसके अंदर यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एक एमिनो ग्रुप है, एक आर ग्रुप है जो कि वेरिएबल होता है, और एक यहाँ पर हाइड्रोजन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक एमिनो ग्रुप है और एक यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। तो यहाँ पर एमिनो एसिड कब है ये, जब इसके पास यहाँ पर सेम कार्बन पर यहाँ पर कार्बोक्सिलिक और यहाँ पर एमिनो ग्रुप हो। अब जो एमिनो एसिड है यहाँ पर पैकेजिंग में, यहाँ पर पहले हम बात करें एमिनो एसिड, यहाँ पर 3 टाइप के होते हैं। बेसिक एमिनो एसिड यानी कि ऊपर इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, एसिडिक एमिनो एसिड यानी कि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, और वहीं पर न्यूट्रल एमिनो एसिड जिनके ऊपर चार्ज 0 हो। अब जैसे कि हम बात करें यहाँ पर जो लाइसिन, आर्जिनिन और हिस्टिडीन है, इनमें यहाँ पर ये होते हैं बेसिक एमिनो एसिड। ठीक है, तो 3 बेसिक एमिनो एसिड हैं और इनके अंदर यहाँ पर बात करें तो पॉजिटिव चार्ज इनके ऊपर होता है। ठीक है, यानी यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा, वहीं पर जो एसिडिक एमिनो एसिड है इनके ऊपर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा, जैसे ग्लूटेमिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड। वहीं पर न्यूट्रल एमिनो एसिड है। बाकी के जो 20 एमिनो एसिड में से हमने 5 बात कर लिए, बाकी जो 15 एमिनो एसिड होते हैं वो यहाँ पर कैसे होते हैं, न्यूट्रल एमिनो एसिड होते हैं। ठीक है, ये बात होती है यहाँ पर। अब जैसे कि ये क्यों ये बताया हमने, जब हम आगे यहाँ पर पैकेजिंग पढ़ेंगे तो यहाँ पर इनका रोल रहने वाला है। अब जैसे कि पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, अब जैसे कि हम बात कर रहे हैं सबसे पहले प्रोकैरियोट के लिए हमने यहाँ पर बात कर ली इकोलाई की, सबसे सिंपल चीज। तो यहाँ पर जो इसका डीएनए होता है, यहाँ पर जो इसका डीएनए होता है, हमें पता है जो यूकैरियोटिक सेल होती है इसके पास यहाँ पर जो न्यूक्लियस होता है ये यहाँ पर वेल डेवलप्ड नहीं होता। तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल है यहाँ पर इसको बोला जाता है जीनोफोर न्यूक्लियोइड या इनसिफिशिएंट न्यूक्लियस बोला जाएगा, और यहाँ पर ये प्रेजेंट होता है यहाँ पर डिफ्यूज फॉर्म के अंदर। अब जैसे कि यहाँ पर जो ये एमिनो एसिड है यहाँ पर बाहर की तरफ ये पॉजिटिव चार्ज है। अब जैसे कि हम देखें यहाँ पर फोल्डेड पॉलीएमाइन प्रोटीन, तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल है इसके बाहर यहाँ पर पॉलीअमाइंस के यहाँ पर फोल्ड देखने को मिलते हैं जिन पर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और इनको हम यहाँ पर बोल देते हैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन। पॉलीअमाइंस क्या है, यहाँ पर नॉन हिस्टोन प्रोटीन है और ये पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन होती है, और ये बेसिक प्रोटीन है क्योंकि बेसिक प्रोटीन ही तो यहाँ पर उनके ऊपर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार डीएनए प्रेजेंट होता है और ये होती है यहाँ पर पॉलीएमाइंस, और डीएनए यहाँ पर इस प्रकार यहाँ पर सर्कुलर फॉर्म में यहाँ पर हेलिकल फॉर्म में यहाँ पर अरेंज होता है। तो ये होती है इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, ये बात हो गई। अब जैसे कि ये तो होता है किसका, यूकैरियोट का। सिर्फ यहाँ पर हमें याद रखना है कि यहाँ पर क्या है कि नॉन हिस्टोन प्रोटीन होती है या फिर पॉलीएमाइंस यहाँ पर प्रोकैरियोट के अंदर देखने को मिलती है। वहीं पर इनको हम नॉन हिस्टोन प्रोटीन, क्रोमोसोमल प्रोटीन भी बोल देते हैं यहाँ पर शॉर्ट में। यहाँ पर हम इन्हें नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन यहाँ पर इनको बोल सकते हैं। अब बात करते हैं यूकैरियोट की, तो एनसीईआरटी यहाँ पर बात करती है यूकैरियोट की। तो यहाँ पर जो यूकैरियोट है इसके अंदर यहाँ पर पैकेजिंग में पार्टिसिपेट करती है हिस्टोन प्रोटीन, जबकि वहां पर प्रोकैरियोट में क्या है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन या पॉलीएमाइंस है। अब जैसे कि यहाँ पर मैं बात करूं
तो ये आपके सिर्फ समझने के लिए कि यहाँ पर जो हिस्टोन प्रोटीन है इसमें हमने कहा था पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन यहाँ पर HRK है, हिस्टिडीन है, आर्जिनिन है और लाइसिन है। ये तीन यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन सॉरी एमिनो एसिड है। अब जैसे कि यहाँ पर ये अलग अलग सीक्वेंस दिया हुआ है कि यहाँ पर जो हिस्टिडीन, आर्जिनिन, ये यहाँ पर लाइसिन, आर्जिनिन और लाइसिन ये पॉजिटिवली चार्ज है। यहाँ पर ट्रिप्टोफेन यहाँ पर चार्ज न्यूट्रल होगा और जो ग्लूटामिक एसिड नेगेटिवली चार्ज होती है और एलिनिन यहाँ पर ये न्यूट्रल है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि HRK, हिस्टिडीन, आर्जिनिन और लाइसिन यहाँ पर क्या है, बेसिक एमिनो एसिड है। अब जैसे कि मैं बात करूं जो हिस्टोन प्रोटीन है ये है क्या, तो यहाँ पर रिच इन द बेसिक एमिनो एसिड लाइसिन और आर्जिन। तो मेनली यहाँ पर जो डीएनए है, जो डीएनए की पैकेजिंग में यहाँ पर जो एमिनो एसिड है वो कौन कौन से, यहाँ पर हिस्टिडीन और लाइसिन और आर्जिनिन है। और यहाँ से क्वेश्चन भी बना हुआ है तो एक बार इस पर हमें याद रखना है। ठीक है, अब बोथ द एमिनो एसिड रेजिड्यू कैरी पॉजिटिवली चार्ज इन देयर साइड चेन। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर जो दोनों एमिनो एसिड रेजिड्यू है कैरी पॉजिटिवली चार्ज इन देयर साइड। तो यहाँ पर कि इनके ऊपर क्या होगा, यहाँ पर रेजिड्यू यानी कि स्टैंड होगी जो एमिनो एसिड की, इन पर यहाँ पर क्या होगा, दोनों साइड पर यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज होगा। सो हिस्टोन हैव द पॉजिटिव चार्ज, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या डीएनए होता है नेगेटिवली चार्ज, जो कि इसको प्रोवाइड करता है यहाँ पर कौन, फॉस्फेट आयन की वजह से वो नेगेटिवली चार्ज होगा। और यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन क्या होती है, यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज होगी तो डीएनए की पैकेजिंग में यहाँ पर पार्टिसिपेट करेगी। ठीक है, ये तो अब होगा कैसे ये देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर ये डीएनए का डबल स्ट्रैंड है, ये लीनियर फॉर्म में है। अब होता क्या है, पैक्ड बाय हिस्टोन प्रोटीन कैसे होगा, यहाँ पर जो हिस्टोन प्रोटीन है ये यहाँ पर 5 टाइप की है, H1, H2A, H2B, H3 और H4। जो H2A है, H2B है और H3 और H4 इनके दो दो मॉलिक्यूल होंगे। वहीं पर जो H1 है इसका एक मॉलिक्यूल होता है। अब जो H1 है इसको हम यहाँ पर लिंकर प्रोटीन भी बोल देते हैं। ठीक है, इसको H1 को लिंकर प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर वहीं पर अब जैसे कि आप देखिए यहाँ पर जो ये H2A है, B है, 3 है और 4 है, यहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं, इनके दो दो मॉलिक्यूल है तो ये ऑक्टामर की फॉर्म में यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, यानी कि यहाँ पर इनके ऑक्टामर हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या होगा कि यहाँ पर ये दो दो मॉलिक्यूल यहाँ पर कुछ इस प्रकार से प्रेजेंट होंगे। तो यानी कि 2 मॉलिक्यूल पीछे 2 मॉलिक्यूल यहाँ, तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से ऑक्टामर की फॉर्म में ये प्रेजेंट है। H2A, H2A, H2B, H2B, H3, H3 और यहाँ पर H4, H4। तो ये ऑक्टामर यहाँ पर क्या बनाई, जो ऑक्टामर है इसको हम बोल देते हैं यहाँ पर हिस्टोन ऑक्टामर, और ये यहाँ पर इसका कोर पार्ट होगा। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर क्या होता है कि कोर ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल। अब जैसे कि यहाँ पर जो मैं बात करूं, जब डीएनए आता है, जैसे यहाँ पर ये एक यहाँ पर हिस्टोन ऑक्टामर है। अब इस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पर जो डीएनए आता है पहले तो ये अपना एक हेलिकल कंप्लीट करेगा, उसके बाद यहाँ पर नीचे से ये यहाँ पर इसका मतलब कि एक तरह से एक तो ये पूरा, फिर आधा, फिर थोड़ा सा यहाँ पर, तो ऑलमोस्ट यहाँ पर पूरा, यहाँ पर जो इसकी कोइलिंग होती है ये 1.7 होती है। कितनी होती है, 1.75 इसकी पूरी। यहाँ पर जो एक यहाँ पर हिस्टोन ऑक्टामर है इसके ऊपर यहाँ पर जो कोइलिंग होगी वो कितनी होगी डीएनए की, वो होगी यहाँ पर 1.75। ठीक है, और यहाँ पर जो दोनों यहाँ पर जैसे इसने कोइलिंग की तो यहाँ पर क्लिप की तरह काम करता है यहाँ पर H1। तो यहाँ पर क्या है, H1 हिस्टोन होता है, ये बाइंडिंग प्रोटीन होती है और इसे हम यहाँ पर हिस्टोन यहाँ पर लिंकर प्रोटीन भी इसे हम बोल देते हैं। तो यहाँ पर ये क्या करें, एक प्रोटीन है तो यहाँ पर डीएनए को बाइंड कर रही है तो हम इसे लिंकर प्रोटीन बोलते हैं। क्या है ये, लिंकर प्रोटीन होती है। ठीक है, ये बात हुई। फिर यहाँ पर इसके अलावा जो एक न्यूक्लियोसोम, ये पूरा यहाँ पर जो ये पूरा स्ट्रक्चर बना है जिसके अंदर H1 है, डीएनए है और यहाँ पर हिस्टोन ऑक्टामर है, ये बनता है यहाँ पर एक न्यूक्लियोसोम। और एक न्यूक्लियोसोम से दूसरा जो न्यूक्लियोसोम होगा कुछ इस प्रकार से यहाँ पर, तो इसके बीच में यहाँ पर डीएनए का कुछ पार्ट होगा, उसको हम बोलते हैं यहाँ पर लिंकर डीएनए। तो यहाँ पर ये वाला रीजन यहाँ पर क्या है, एक न्यूक्लियोसोम, ये दूसरा न्यूक्लियोसोम। तो एक अगर हम यहाँ पर इसकी बात करें एक न्यूक्लियोसोम की, तो इसके अंदर यहाँ पर होते हैं 200 यहाँ पर बेस पेयर देखने को मिलते हैं। कितने, 200 बेस पेयर यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये बात हुई, ये एक न्यूक्लियोसोम हुआ। जैसे कि अब यहाँ पर ये एक न्यूक्लियोसोम है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ऐसे। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है, जब यहाँ पर हम डीएनए की, ये क्या हुआ, यहाँ पर डीएनए यहाँ पर कोइलिंग के फॉर्म में आ चुका है। इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर बनती है ये क्रोमेटिन है, और यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर न्यूक्लियोसोम बीड्स ऑन स्ट्रिंग की फॉर्म में यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो न्यूक्लियोसोम यहाँ पर क्या है, बीड्स ऑन स्ट्रिंग। जैसे कि हम
मोती है, उस मोती के आसपास हमने धागा लपेटा, फिर दूसरा मोती है उसके ऊपर धागा लपेटा, तो यहाँ पर क्या है, बीड्स ऑन स्ट्रिंग की कंडीशन हमें यहाँ पर दिखाई देती है। तो इस प्रकार जो डीएनए है पहले तो लीनियर फॉर्म में था, अब बीड्स ऑन स्ट्रिंग के फॉर्म में आ चुका है, तो इसकी यहाँ पर जो लेंथ है वो कम हो चुकी है, ठीक है, क्योंकि हमें पैकेजिंग करनी है। अब यहाँ पर क्या है कि पहले यहाँ पर डीएनए जो कि लीनियर फॉर्म में था, तब उसकी यहाँ पर जो लेंथ थी वो की थी, कितनी थी, 2 नैनोमीटर थी। उसके बाद जैसे हिस्टोन प्रोटीन की वजह से यहाँ पर न्यूक्लियोसोम कंडीशन बनी, तो यहाँ पर ये क्रोमेटिन के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। अब इसकी यहाँ पर जो लेंथ है वो कितनी हो चुकी है, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर जैसे कि ये 10 नैनोमीटर हो चुकी है, और यहाँ पर बेड अब ड्यू टू हिस्टोन 1 की वजह से यहाँ पर जैसे कि हिस्टोन की वजह से यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर यहाँ पर 6 यहाँ पर ये कन्वर्ट होता है किसमें, क्रोमेटिन सोलेनॉइड मॉडल के अंदर। सोलेनॉइड मॉडल के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर 6 बीड्स यहाँ पर एक यहाँ पर ऐसे हेलिकली फॉर्म के अंदर यहाँ पर अराइज हो जाएंगे, तो वो स्ट्रक्चर होती है यहाँ क्रोमेटिन सोलेनॉइड मॉडल, और यहाँ पर इसकी जो लेंथ हो जाती है वो 30 नैनोमीटर हो जाती है। तो यहाँ पर इस प्रकार इसकी ये सोलेनॉइड फॉर्म में यहाँ पर स्ट्रक्चर होगी, और यहाँ पर एक एक सोलेनॉइड के अंदर यहाँ पर 6 यहाँ पर न्यूक्लियोसोम होंगे, यहाँ पर 6 ये 6 1 2 3 4 5 6 कुछ इस प्रकार से, या फिर हम बात करें 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ये अरेंज होगी। फिर वापस इनकी फिर हाईली पैकेजिंग होगी, उसके बाद ड्यूरेशन सेल डिवीजन, तो उस प्रोफेज के अंदर तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर ये क्रोमोसोम के अंदर कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पर जो सोलेनॉइड मॉडल है इनके बीच में यहाँ पर पैक्ड बाय द नॉन हिस्टोन क्रोमोसोल प्रोटीन, जो कि जिन्हें हम यहाँ पर एनएससी बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एनएससी प्रेजेंट होती है कहाँ पर, जब क्रोमेटिन का सोलेनॉइड मॉडल की बात करते हैं। लेकिन जब यहाँ से यहाँ पर इसकी जो लेंथ है ये कितनी है, यहाँ पर एक है एक तरह से 30 नैनोमीटर, और यहाँ पर कितनी हो गई है, जब क्रोमोसोम बन रहा है तो ये बन रही हो जाती है यहाँ पर 1400 नैनोमीटर यहाँ पर इसकी लेंथ हो जाती है, यानी कि हाईली कंडेंस पैकेजिंग यहाँ पर देखी जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बात करते हैं यहाँ पर फंक्शन ऑफ नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, जो कि हमने यहाँ पर ये देखी है। अब इनका फंक्शन क्या होगा, तो यहाँ पर क्या है 3, यहाँ पर फंक्शन है स्ट्रक्चर फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम। तो यहाँ पर इससे क्या होगा कि यहाँ पर जो यहाँ पर क्रोमोसोम का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि सोलेनॉइड मॉडल से यहाँ पर क्रोमोसोम का फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसमें पार्टिसिपेट कर रही है। जो फंक्शनल है यहाँ पर एक्ट एज ए एंजाइम, ये एंजाइम की तरफ काम करती है, यानी कि डीएनए पॉलीमरेज आरएनए पॉलीमरेज की तरह ये यहाँ पर काम करती है। और रेगुलेटरी एनएससी, यानी कि एक तो यहाँ पर स्ट्रक्चर हो गया फंक्शनल में, एक तो यहाँ पर ये एंजाइम की तरह काम कर रही है, और तीसरा यहाँ रेगुलेटरी नॉन हिस्टोन क्रोमोसोम प्रोटीन होगी, जो कि यहाँ हेल्प इन जीन रेगुलेशन, ठीक है। ये कैसे करती है ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो चुका है। अब आगे देखते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर जैसे कि हम बात करते हैं कि यहाँ पर इनकी पैकेजिंग होती है, उस कंडीशन में यहाँ पर जैसे कि हमने कहा डीएनए पॉलीमरेज आरएनए पॉलीमरेज में यहाँ पर एनएससी का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर 2 टाइप की क्रोमेटिन होगी, एक तो यू क्रोमेटिन होती है और एक हेटेरोक्रोमेटिन होगी। डीएनए को जब हम यहाँ पर स्टेन करते हैं तो किससे स्टेन करते हैं, यहाँ पर एसिटो कार्बिन से स्टेन कर रहे हैं। अब जैसे कि यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पर जो क्रोमेटिन होती है 2 टाइप की, एक होती है यहाँ पर यू क्रोमेटिन और दूसरी हेटेरोक्रोमेटिन। अब इनमें जो यू क्रोमेटिन होगी वो कैसी होगी, यहाँ पर लेस, इसके अंदर जो हिस्टोन का अमाउंट होगा वो कम होगा। ये यहाँ पर लूजली पैक्ड है, तो आप देखो इनका डिस्टेंस ज़्यादा है, तो यहाँ पर क्या होगा, जब हम इसे स्टेन करेंगे तो यहाँ पर इजीली यहाँ पर ये स्टेन हो जाएगी। तो यहाँ पर लेस डीएनए है, और यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर क्या है, इजीली स्टेन हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जब वापस से इसको हम डाइल्यूट करेंगे तो उस कंडीशन में यहाँ पर ये लाइटली स्टेन दिखाई देती है और ट्रांसक्रिप्शनली यहाँ एक्टिव होगी, क्योंकि इनके बीच में यहाँ पर गैप है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर पॉलीमरेज एंजाइम इजीली बाइंड हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या होगा कि यहाँ पर ये ट्रांसक्रिप्टली एक्टिव होगी, ठीक है। और यहाँ पर ठीक है, ये बात हुई। उसके बाद हेटेरोक्रोमेटिन की बात करें तो यहाँ पर ये इसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन का अमाउंट ज़्यादा होता है। यहाँ पर ये जो प्रोटीन है, ये क्रोमेटिन है, यहाँ पर हाईली पैक्ड होगी। इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर मोर डीएनए इसके अंदर देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर लेस डीएनए होगा, यहाँ पर लेस डीएनए होगा, लेकिन यहाँ पर ये ट्रांसक्रिप्टली मोर एक्टिव है इसके कंपेयर में, और ट्रांसक्रिप्टली ये इनएक्टिव होती है, और यहाँ पर ये डार्क स्टेन होगी, क्योंकि यहाँ पर ये कॉम्पैक्टली पैक्ड है। तो यहाँ पर जो पॉलीमरेज एंजाइम है वो इजीली इससे अंदर बाइंड नहीं कर सकते। अगर बाइंड नहीं करेंगे तो उस कंडीशन में यहाँ पर जो ट्रांसक्रिप्शन होगा वो उस कंडीशन में ये इनएक्टिव होगी, लेस एक्टिव होती है, ठीक है। ये कंडीशन हो जाती है यहाँ पर यूक्रोमेटिक और हेटेरोक्रोमेटिन के अंदर डिफरेंशिएशन की, ठीक है। हम बात करने वाले हैं डीएनए रेप्लिकेशन की, ठीक है। इसके अंदर क्या है कि जैसे कि जो डीएनए रेप्लिकेशन होगा इसके अंदर हम
यहाँ पर जो अपना नंबर इंक्रीज करता है। अब डीएनए रेप्लिकेशन में हम सेल डिवीजन में क्या पढ़ते हैं कि जो एस फेज होगा उसके अंदर यहाँ पर डीएनए अपना नंबर यहाँ पर इंक्रीज करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि डीएनए अपना नंबर इंक्रीज करेगा। अब जैसे यूकेरियोटिक के अंदर बात करें तो यहाँ पर रेप्लिकेशन होता है एस फेज के अंदर, वहीं पर प्रोकैरियोट के लिए बात करें तो जस्ट प्रायर टू फ्यूजन, यानी कि यहाँ पर उससे पहले यहाँ पर ये देखने को मिलता है। तो इसके अंदर क्या है कि यहाँ पर पहले जो डबल स्ट्रैंड डीएनए यहाँ पर सिंगल स्ट्रैंड के अंदर यहाँ पर कन्वर्ट होगा, यानी कि अनबाइंडिंग होगी। उसके बाद यहाँ पर ये पेरेंटल यहाँ पर स्ट्रैंड है, इससे यहाँ पर क्या है, जैसे कि ये पेरेंटल स्ट्रैंड है एक, तो इससे यहाँ पर एक न्यू स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होगा। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर डीएनए अपना रेप्लिकेशन करता है और इसे यहाँ पर सेमी कंजर्वेटिव मॉडल इसे बोला जाता है। तो यहाँ पर मेथड क्या है, सेमी कंजर्वेटिव। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पहले से एक स्ट्रैंड तो पेरेंटल है और यहाँ पर एक स्ट्रैंड यहाँ पर न्यू बन रही है, इसलिए यहाँ पर सेमी कंजर्वेटिव मॉडल बोला जाएगा। और ये आइडिया दिया था यहाँ पर वाटसन एंड क्रिक ने और प्रूव्ड बाय द मिशेल्स एंड स्टाल ने। ठीक है, ये बात हो जाती है यहाँ पर। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एक्सपेरिमेंट का, किनका, यहाँ पर मिशेल्सन एंड स्टेल का। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, वर्क ऑन द इकोलाई बैक्टीरिया पर इनमें फंक्शन किया है। उन्होंने यूज किया है यहाँ पर आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन, जिसमें हम N14 और N15 की बात करेंगे, कि जिसके थ्रू यहाँ पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है यहाँ पर सेमी कंजर्वेटिव मेथड के थ्रू यहाँ पर इनकी प्रोसेस कंप्लीट होती है। अब जैसे कि यहाँ पर बात करूँ मैं, तो जो डीएनए है, इस डीएनए के अंदर क्या है कि इसका जो नॉर्मल डीएनए होगा उसके जो यहाँ पर जो नाइट्रोजन बेस होंगे उनके अंदर जो नाइट्रोजन होता है वो N14 का होता है। ठीक है, वहीं पर यहाँ पर जो हम बात करेंगे इसके आइसोटोप की, जिसका होता है यहाँ पर आइसोटोप N15। तो यूज के सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। तो यहाँ पर क्या है कि सीजियम क्लोराइड होगा और उस सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडिएशन होगा जो कि इसकी मीडियम की तरह कार्य करेगा और यहाँ पर उसमें रेप्लिकेशन की प्रोसेस देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि नॉर्मल सेंट्रीफ्यूगेशन है। उसके अलावा जैसे कि हम नॉर्मल सेंट्रीफ्यूगेशन यानी कि यहाँ पर मीडियम है, उसके अंदर यहाँ पर अगर यहाँ पर हम N14 N15 कंडीशन वाले डीएनए को डालते हैं तो यहाँ पर ये उसमें वेल डिफरेंशिएशन डेंसिटी के बेस पर यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। लेकिन यहाँ पर हमने यूज किया यहाँ पर सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो N14 है इसकी डेंसिटी N15 के कंपेयर में यहाँ पर कम होगी। तो यहाँ पर ये क्या करता है कि उसके कंपेयर में अगर यहाँ पर इनमें माइनर सा भी डिफरेंस है तो उसकी वजह से यहाँ पर ये डेंसिटी के बेस पर यहाँ पर ये सेपरेट हो जाते हैं। तो कुछ इस प्रकार से इनका सेपरेशन होगा। प्रूव्ड एट द क्रोमोसोमल लेवल, ये किसने किया था, टेलर के अंदर, प्लांट के अंदर। वर्क ऑन द विसिया फावा प्लांट, यूज रेडियो एक्टिव थाइमिडीन। तो इन्होंने यहाँ पर यूज किसका किया था, थाइमिडीन का, किसके अंदर, विसिया फावा प्लांट के अंदर। ठीक है, ये बात हो जाती है। वहीं पर यहाँ पर इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर यहाँ पर किसने, वाटसन एंड क्रिक ने समझाया और मिशेल्सन एंड स्टाल का ये एक्सपेरिमेंट हो जाता है। ठीक है, ये बात हो गई। अब जैसे कि हम बात करें यहाँ पर, ये है नॉर्मल डीएनए जिसके अंदर यहाँ पर N14 कंडीशन देखने को मिलती है। ठीक है, दोनों स्ट्रैंड के लिए ये लाइट डीएनए या नॉर्मल डीएनए। अब इसके अंदर यहाँ पर मान लीजिए ये हाइब्रिड डीएनए है, कैसे बनेगा हम आगे बात करेंगे। इसके अंदर यहाँ पर एक स्ट्रैंड किसकी बनी है, N15 की, और एक यहाँ पर है जिसके अंदर दोनों स्ट्रैंड N15 की है। अब यहाँ पर इसको हम बोलेंगे जैसे ये लाइट डीएनए, इसके अंदर यहाँ पर एक N14 और N15 है, तो हमने इसे हाइब्रिड बोल दिया है। और यहाँ पर दोनों स्ट्रैंड के अंदर यहाँ पर N15 है तो हम इसे हेवी डीएनए बोल देते हैं। अब होता क्या है, जैसे कि अगर हम यहाँ पर सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट के अगर यहाँ पर बेस पर डिपेंड करें तो यहाँ पर सबसे कम डेंसिटी किसकी है, यहाँ पर लाइट डीएनए की, तो सबसे ऊपर ये दिखाई देगा। हाइब्रिड डीएनए के अंदर यहाँ पर N14 N15 है तो इसके बीच में ही होगा, और सबसे ज्यादा है जो हेवी डीएनए N15 वो सबसे नीचे दिखाई देगा। कुछ इस प्रकार से होगा। अब यहाँ पर होता क्या है, जैसे कि जो कल्चर मीडियम है, इस कल्चर मीडियम में क्या किया हमने कि यहाँ पर जो नॉर्मल डीएनए है, इस नॉर्मल डीएनए के लिए यहाँ पर क्या किया, जो मीडियम है उसमें है यहाँ पर N15। उसकी वजह से क्या होगा कि जो यहाँ पर डीएनए है वो डीएनए क्या करेगा, इस N15 के साथ बाइंड करेगा, और जो डीएनए बनेगा यहाँ पर वो क्या बनेगा, यहाँ पर जो यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड यहाँ पर लिया है जिसके अंदर यहाँ पर N15 है। तो जो नाइट्रोजन बेस बनेंगे वो डीएनए के जितने भी नाइट्रोजन बेस होंगे वो N15 वाले बने। तो इनमें दो जो नए डीएनए बना है, मतलब सेवरल जनरेशन तक यहाँ पर इन्होंने ये मीडियम में रखा, तो जो डीएनए आता है वो N15 वाला आता है। अब होता क्या है, इस N15 वाले को
हम अब N14 वाला मीडियम प्रोवाइड करते हैं, उसका कल्चर मीडियम प्रोवाइड कर रहे हैं, उसकी वजह से यहाँ पर जो अमोनियम क्लोराइड लिया है वो कौन सा है, N14 वाला। तो यहाँ पर जो नए नाइट्रोजन बेस बनेंगे उनके अंदर यहाँ पर N14 देखने को मिला। तो यहाँ पर एक जनरेशन तक हमने करवाया, तो एक स्ट्रेन तो यहाँ पर N14 की है, सॉरी N15 की है, और एक यहाँ पर एक स्ट्रेन यहाँ पर N14 की है। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ये इनका स्ट्रेन का फॉर्मेशन हुआ। तो ये हाइब्रिड का फॉर्मेशन हो चुका है। एक हमने यहाँ पर डार्क बैंड का फॉर्मेशन हुआ, या फिर यहाँ पर डार्क स्ट्रेन का फॉर्मेशन हो चुका है। अब जैसे कि यहाँ पर इसी से एक क्वेश्चन बनाए यहाँ पर कि ई कोलाई सेल विद लाइट डीएनए वाज अलाउड टू ग्रो इन अ कल्चर मीडियम कंटेनिंग हेवी आइसोटोप इन नाइट्रोजन। तो यहाँ पर क्या है, जो नॉर्मल डीएनए है, यानी कि लाइट डीएनए की बात की, यानी कि नॉर्मल डीएनए, इसको कल्चर मीडियम क्या है कि यहाँ पर हेवी आइसोटोप इन नाइट्रोजन। आफ्टर ग्रो ऑफ 60 मिनट फाइंड आउट द परसेंट लाइट हाइब्रिड एंड हेवी डीएनए रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर हमें क्या क्या परसेंट, एक तो लाइट का, डार्क हाइब्रिड का, और डार्क जो डीएनए उसके यहाँ पर फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर कितना 60 मिनट यहाँ पर इसको ग्रो कराया। अब होता क्या है कि जो इकोलाई होता है ये 20 मिनट के अंदर यहाँ पर अपना रेप्लिकेशन कंप्लीट कर लेता है, यानी कि नेक्स्ट जनरेशन हमें कब मिल जाती है, यहाँ पर 20 मिनट के अंदर। तो यहाँ पर जो अब हम यहाँ पर कितने तक ग्रो करवा रहे हैं, 60 मिनट के अंदर। तो 60 मिनट के अंदर यहाँ पर इसकी हमें कितनी जनरेशन, कितनी बार इसमें यहाँ पर जनरेशन मिलेगी, 3 जनरेशन मिल जाएगी। तो यहाँ पर होता क्या है कि इसके लिए फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, और यहाँ पर क्या है कि जैसे कि हमें नंबर ऑफ स्ट्रैंड निकालना है तो 2 की पावर 3 हम यहाँ पर कर देते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जनरेशन हो मिल गए। तो यहाँ पर इसका आंसर कितना होगा, 2 × 2 × 2, तो 2 × 4 × 8 टोटल नंबर यहाँ, मतलब कि टोटल स्ट्रेन हमें यहाँ पर कितने मिलेगी, 8 मिलेगी। तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या है, जैसे नॉर्मल डीएनए है, यहाँ पर एक दोनों स्ट्रेन यहाँ पर N14 की है। अब फर्स्ट जनरेशन में जब यहाँ पर 20 मीडियम हम प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर हेवी डीएनए वाला, तो N15 वाला अमोनियम क्लोराइड यहाँ पर प्रोवाइड किया। अब इसकी वजह से क्या हुआ, जो फर्स्ट जनरेशन हुई उसके अंदर यहाँ पर हाइब्रिड कंडीशन देखने को मिली, और 2 की पावर 1, यानी कि हमें यहाँ पर यहाँ पर 2 स्टैंड अलग मिलेगी, एक ये और एक ये। तो एक के अंदर यहाँ पर एक यहाँ से दोनों अलग सेपरेट हुई, और एक यहाँ पर इन्होंने न्यू स्टैंड बनाई जो कि N15 वाली होगी। अब वापस से ये यहाँ पर अब जब सेकंड जनरेशन मिलेगी आफ्टर 40 मिनट, तो यहाँ पर मीडियम N15 वाला है। तो उस कंडीशन में आप क्या देखते हो कि यहाँ पर एक तो यहाँ पर है जो N15 है, उस N15 के अंदर यहाँ पर जो मीडियम मिलता है, एक मिनट, यहाँ पर कि जैसे कि ये एक तो यहाँ पर क्या है कि ये दोनों स्टैंड है N14 वाली, अब मीडियम हमें यहाँ पर N15 वाला मिल रहा है। तो उस कंडीशन में एक तो ये यहाँ पर 2 स्टैंड तो कुछ इस प्रकार से है जो कि पेरेंटल है, और 2 स्टैंड यहाँ पर ये मान लीजिए कि यहाँ पर ये कौन सी है, यहाँ पर जो न्यू स्टैंड बनी है। अब उस कंडीशन में जो यहाँ पर ये पेरेंटल वाली है, इनसे तो एक यहाँ पर न्यू स्टैंड का फॉर्मेशन हो जाएगा, और उसके अलावा यहाँ पर जो न्यू स्टैंड है इनके साथ भी एक न्यू स्टैंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर इनका फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर ये थोड़ा रॉन्ग बना है, इसे हम ब्लू से बना देते हैं। ये क्या है यहाँ पर, एक मिनट, यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो न्यू स्टैंड है, ये सारी की सारी यहाँ पर न्यू स्टैंड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये N15 है, ये भी 15 है, और ये भी 15 है, और ये भी 15 है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 2 हाइब्रिड, तो हाइब्रिड का नंबर 2 ही चलता रहा। अब थर्ड के बाद यहाँ पर टोटल नंबर स्ट्रेन कितनी बनी, 8 बनेगी। तो उनमें जो हाइब्रिड का नंबर होगा वो 2 होगा यहाँ पर। अब जैसे कि इसके अंदर यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर ये यहाँ पर न्यू स्टैंड है, सारी की सारी ये न्यू स्टैंड है 4। तो यहाँ पर हम इसे यहाँ पर ये 4 स्टैंड बना ली हमने न्यू। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर ये 2 तो यहाँ पर कैसी है, ये पेरेंटल है, और 2 यहाँ पर वापस से न्यू है। तो उस कंडीशन में आप देखो कि यहाँ पर क्या है, अब जो थर्ड जनरेशन होगा उस कंडीशन में वापस से न्यू स्टैंड बनी, और उसके बाद यहाँ पर भी न्यू बनी, और ये न्यू बनी। तो कुछ इस प्रकार आप देखोगे कि यहाँ पर
टोटल ऑफ नंबर ऑफ स्टैंड कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, ठीक है। यानी कि टोटल नंबर ऑफ यहाँ पर कॉपी हमें मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 8 स्टैंड की मिलेगी। और यहाँ पर क्या है कि जो ये है यहाँ पर नंबर ऑफ यहाँ पर जो नई यहाँ पर जनरेशन है 1 2 3 4 5 और 6, तो यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर न्यू होगी, ठीक है। 6 तो यहाँ पर न्यू होगी और 2 आप देखोगे 2 यहाँ पर क्या होगी, हाइब्रिड होगी, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ डीएनए 8 है और यहाँ पर N14 और N14 वाली यहाँ पर क्या हमें ये वाली मिल रही है, तो इसका नंबर 0 हो जाता है। N14 और N15 की हमें यहाँ पर 2 मिल रही है, ये यहाँ पर और यहाँ पर, और वहीं पर N15 और N15 की यहाँ पर ये सारी जितनी भी है ये सब यहाँ पर N15 की है, ठीक है। तो ये यहाँ पर N15 की हो जाती है। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ये होता है। अब परसेंटेज ऑफ लाइट डीएनए, तो लाइट डीएनए यानी कि N14 N40 वाली सिर्फ यहाँ पर जब वो पेरेंटल कंडीशन में थी बिफोर ग्रो तो वहां पर देखने को मिली, तो इनका नंबर 0 हो जाएगा। नंबर ऑफ हाइब्रिड डीएनए, हाइब्रिड का नंबर यहाँ पर टोटल कितना है, टोटल डीएनए यहाँ पर 8 है, उनमें से इनका नंबर कितना है, 2 है, इंटू 100, तो यहाँ पर कितना हो गया, 25% है। वहीं पर परसेंट ऑफ हैवी डीएनए, तो इनका नंबर यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ डीएनए 8 है और इनमें से 6 यहाँ पर कौन सी है, न्यू है या न्यू है, ठीक है, यानी कि हैवी डीएनए। तो यहाँ पर 75% यहाँ पर हमें न्यू डीएनए मिलता है। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से न्यूमेरिकल बनता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पर मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। इससे पहले यहाँ पर हमने एक्सपेरिमेंट देखा है, अब मैकेनिज्म की बात करने वाले। तो यहाँ पर क्या है कि पहले हम यहाँ पर अनजिपिंग और फर्स्ट स्टेप है इसकी अनजिपिंग और अनबाइंडिंग। इसके अंदर क्या होता है कि जो डीएनए होगा डबल स्ट्रैंड डीएनए, इसके अंदर यहाँ पर ये हेलिकल फॉर्म में प्रेजेंट होगा, तो उससे यहाँ पर एक स्पेसिफिक साइट होती है जिसे हम बोल देते हैं यहाँ पर ओराई साइट, और वहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। तो वहां पर जो ओराई साइट है वहां पर सबसे पहले बाइंड करता है यहाँ पर डीएनए हेलिकेज, और जो डीएनए हेलिकेज है ये क्या करता है, ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड, और हाइड्रोजन बॉन्ड जैसे ये ब्रेक करता है उस कंडीशन में होगा क्या कि यहाँ पर इन्होंने जो दोनों नाइट्रोजन बेस पेयर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है उनको ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पर इसकी अनवाइंडिंग होगी। और साथ ही साथ ये क्या क्या करता है, यहाँ पर इसमें यहाँ पर पार्टिसिपेट करता है मैग्नीशियम आयन, हेलिकेज के साथ यहाँ कौन काम करता है, मैग्नीशियम आयन, और मेन एंजाइम फॉर द अनवाइंडिंग। तो यहाँ पर इसकी अनवाइंडिंग स्टार्ट हो गई। जब ये अनवाइंडिंग हो चुका उस टाइम पर वापस से ये रिवाइंड ना हो सके, उस कंडीशन में यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर SSB सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन अगर बाइंड करती है जो प्रिवेंट द रिफॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, तो वापस से वहां पर जो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन ना हो उससे यहाँ पर ये दोनों स्ट्रैंड पर आकर बाइंड कर लिया, और यहाँ पर ये जो हेलिकेज एंजाइम है अब दोनों डायरेक्शन में यहाँ पर इसकी डीएनए की अनबाइंडिंग करता हुआ चलेगा, और पीछे पीछे यहाँ पर ये SSB प्रोटीन आकर बाइंड करती है। तो यहाँ पर क्या होगा, इधर यहाँ पर टोपोआइसोमरेज होता है, जो कि अब जैसे कि हम रस्सी को, जैसे कि आपने कभी यहाँ पर जो रस्सी यहाँ पर कोइल्ड होगी अगर हम उसे यहाँ पर अनवाइंड करते हैं तो आप क्या देखते हो कि जो आगे की तरफ यहाँ पर उसकी कोइलिंग ट्विस्टिंग ज्यादा होने लगती है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पर जो टोपोआइसोमरेज होगा ये यहाँ पर जो प्रिवेंट सुपर कोइलिंग, यानी कि वापस से आप देखते हो कि जो दूर की साइड पर यहाँ पर होता है तो उनकी ट्विस्टिंग या कोइलिंग ज्यादा होती है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर होता है टोपोआइसोमरेज। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ये होगा। फिर आगे देखते हैं, यहाँ पर अनजिपिंग अनवाइंडिंग हो चुका है। द प्रोसेस ऑफ अनजिपिंग स्टार्ट एट द सर्टेन स्पेसिफिक पॉइंट कॉल्ड द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, या फिर हम इसे ओराई साइट बोलते हैं, और यहीं से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। इन प्रोकैरियोट ओनली वन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यानी कि एक ही यहाँ पर ओराई साइट होगा। लेकिन हम बात करें किसकी, यूकेरियोट्स की, तो यहाँ पर मल्टीपल या मैनी ओराई साइट यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, ये बात हो गई। अब यहाँ पर एंजाइम कौन कौन से यूज होते हैं, तो हमने हेलिकेज की बात कर ली, ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड, और SSB प्रोटीन प्रिवेंट द डिफॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, और टोपोआइसोमरेज प्रिवेंट द सुपर कोइलिंग। ये बात हुई। फिर आगे देखते हैं यहाँ पर स्टेप 2 फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन। इसके अंदर क्या है कि जो भी न्यू स्ट्रैंड बनेगी यानी कि पॉलीमराइजेशन की कंडीशन होगी वो हमेशा होगी यहाँ पर 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक है, वहीं पर ये है जो प्रोसेस है ये बाई डायरेक्शनल होगी। कैसे होगी बाई डायरेक्शनल, तो यहां पर जैसे समझे अभी हमने कहा कि ये जो प्रोसेस है ये बाई डायरेक्शनल है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि यहां पर अभी हमने कहा था कि यहां पर ओराई साइड जुड़ता है, एक हेलिकेज एंजाइम इस डायरेक्शन में जाएगा, एक हेलिकल एंजाइम इस डायरेक्शन में जाएगा। अब यहां पर है ये ओराई साइड, तो उस कंडीशन में यहां पर एक स्ट्रैंड जो बनेगी, मान लीजिए कि यहां पर
ये 5 प्राइम टू ये 3 प्राइम है और ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। अब जो न्यू स्ट्रैंड बनती है वो हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनेगी। ठीक है, अब ये पूरा यहाँ पर जैसे कि इसको हम कट कर देते तो ये इसका 5 प्राइम और ये इसका इधर 3 प्राइम। ठीक है, अब होता क्या है कि जो न्यू स्ट्रैंड बनेगी, जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पर, अगर मैं इसको इसके अकॉर्डिंग समझाऊं इस डायग्राम के, तो यहाँ पर हमने ये चेंज कर लिया, ये 3 प्राइम है और ये 5 प्राइम और यहाँ पर ये 5 प्राइम है और ये 3 प्राइम। अब जैसे कि मैं इसे यहाँ कट करूं तो ये इसका 5 प्राइम ये 3 प्राइम। अब जब भी न्यू स्ट्रैंड बनेगी वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनेगी, तो यहाँ पर 5 प्राइम होगा और ये 3 प्राइम, तो इस डायरेक्शन में इस यहाँ पर ये स्ट्रैंड बनती है। इसके ही अपोजिट यहाँ पर क्या होगा, ये वाला यहाँ पर अलग है, ये वाला अलग है, तो इस कंडीशन में यहाँ पर ये 5 प्राइम है तो यहाँ पर ये 3 प्राइम, यानी कि यहाँ तो कंटिन्यूस स्ट्रैंड बनेगी, लेकिन यहाँ पर यहाँ पर लेग फॉर्म में यहाँ पर स्टैंड का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पर भी लेग फॉर्म में यहाँ पर स्टैंड होगा और यहाँ पर एक कंटिन्यूसली। तो यहाँ पर एक डायरेक्शन में इस प्रकार और इस मतलब कि यहाँ पर दोनों डायरेक्शन में फॉर्मेशन होता है रेप्लिकेशन के टाइम, तो इसे हम बोल देते हैं यहाँ पर बाई डायरेक्शनल। अब जैसे कि मैंने एक साइड का लिया है तो यहाँ पर जैसे कि ये जो डीएनए होगा इसकी यहाँ पर ये 3 प्राइम स्ट्रैंड है। ठीक है, कौन सी यहाँ पर 3 प्राइम और इधर ये यहाँ पर जैसे कि ये 5 प्राइम होगा और इधर यहाँ पर ये 5 प्राइम है तो ये 3 प्राइम होगा। तो इससे जो न्यू स्ट्रैंड बन रही है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम बन रही है और ये हेलिकेज एंजाइम इस प्रकार चलता हुआ जा रहा है। वहीं पर यहाँ पर जो स्ट्रैंड बनेगी ये लेगिंग फॉर्म में बनेगी कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, मेन एंजाइम होते हैं जो डीएनए रेप्लिकेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, क्योंकि हमें डीएनए से डीएनए बनाना है, तो यहाँ पर डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है। जैसे कि प्रोकैरियोट की बात करें तो यहाँ 3 टाइप के होंगे, डीएनए पॉलीमरेज 1 2 3। ठीक है, टू स्टडी देयर ओनली, तो यहाँ पर ये होगा, इनको ही हम यहाँ स्टडी करेंगे। उसके अलावा प्रोकैरियोट में 5 टाइप के होंगे, अल्फा बीटा, यहाँ पर गामा और डेल्टा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर थीटा भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गए। अब जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पर यहाँ पर प्रोकैरियोट की, तो यहाँ पर हमने बात की डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट सेकंड और थर्ड है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर डिस्कवर्ड बाय कॉनबर्ग, और इसलिए यहाँ पर इसे ऑर्थर कॉनबर्ग ने दिया, तो इसे हम कॉनबर्ग एंजाइम भी बोलते हैं डीएनए पॉलीमरेज को। लीस्ट रिएक्टिव इन रेप्लिकेशन, सबसे लीस्ट यहाँ पर रिएक्टिव होगा और यहाँ पर ये मेन एंजाइम होगा जो कि रेप्लिकेशन में पार्टिसिपेट करता है। अब जैसे कि यहाँ पर इनमें हम इनके फंक्शन की बात करें कि इनमें कौन कौन से फंक्शन होंगे, तो यहाँ पर 5 प्राइम टू 3 प्राइम यानी पॉलीमराइजेशन या चेन फॉर्मेशन का फॉर्मेशन कौन करता है, तो ये भी कर सकता है, यानी कि यहाँ पर ये शॉर्ट फॉर्म करेगा, फॉर्म शॉर्ट चेन, ये फिलिंग यहाँ पर काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर पॉलीमराइजेशन का काम करता है। फॉर्म शॉर्ट ये भी शॉर्ट फॉर्म करता है, और फॉर्म लॉन्ग चेन यानी कि लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन कौन करता है, यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। रिमूव आरएनए प्राइमर, यानी कि यहाँ पर जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो आरएनए प्राइमर क्या करेगा कि जब यहाँ पर रेप्लिकेशन होगी तो यहाँ पर आरएनए प्राइमर यूज होगा, तो उसको रिमूव करने में यहाँ पर आरएनए पोल फर्स्ट का यूज होगा, बाकी इन दोनों का रोल यहाँ पर नहीं होगा। वहीं पर डीएनए रिपेयर के लिए यहाँ पर ये रेस्पॉन्सिबल है। जैसे डीएनए में अगर कोई यहाँ पर ब्रेक हो जाता है या मिसमैचिंग होती है, उस कंडीशन में यहाँ पर डीएनए को रिपेयर करने के लिए यहाँ पर ये होगा, इसके अंदर भी ये कैपेसिटी देखने को मिलती है, और जबकि आरएनए पोल के अंदर ये देखने को नहीं मिलता। अब यहीं पर हम बात करें यहाँ पर 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, यहाँ पर ये सिर्फ किसके पास होती है, डीएनए पॉलीमरेज के पास। जैसे कि यहाँ पर ये डीएनए स्ट्रैंड है और इससे जो न्यू स्ट्रैंड बनी है, मान लीजिए कि यहाँ पर जो डीएनए जुड़ा है उस कंडीशन में यहाँ पर इसमें कोई मिसमैच हो जाता है, उस कंडीशन में यहाँ पर उसको रिमूवली यहाँ पर बाहर आउटर साइड पर दोनों एंड से यहाँ पर रिमूव करने की जो कैपेसिटी है वो किसके पास है, यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज। तो यहाँ पर ये पॉलीमरेज जो है इसको 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस बोलेंगे, जो कि किससे, यहाँ पर 5 प्राइम, जैसे कि मान लीजिए 5 प्राइम है और ये 3 प्राइम है, तो यहाँ पर 5 प्राइम से कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ये न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करेगा। वहीं पर 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी जो कि यहाँ पर किसके पास देखने को मिलती है, तीनों के पास। इसमें क्या होता है, प्रूफ रीडिंग की प्रोसेस होगी 1 2 3 सब इसके पास यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, ये बात होती है। अब आगे हम बात करते हैं यहाँ पर एक्सप्लेनेशन। तो इसको क्या होगा कि जैसे कि ये बात हुई, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर इसके अंदर पॉलीमराइजेशन की बात करें तो न्यू स्ट्रैंड बनेगी वो हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनेगी। दूसरी बात आती है कि जैसे कि ये पेरेंटल स्ट्रैंड है और जो न्यू स्ट्रैंड बन रही है, अब जैसे कि यहाँ पर जो जी के सामने तो उसे क्या आना चाहिए था, सी आना चाहिए था, लेकिन आ क्या रहा है यहाँ पर टी। तो यहाँ पर जो
हम बात करें तो जो पॉलीमरेज डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट और सेकंड है, यहाँ पर क्या कर रहा है, तो यहाँ पर क्या करवा रहा है कि रिमूव यहाँ पर सॉरी डीएनए रिपेयर यहाँ पर करवा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कंडीशन होगी कि यहाँ पर डीएनए रिपेयर फर्स्ट और सेकंड करवाता है, लेकिन मेनली यूज होता है यहाँ पर फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जैसे कि डीएनए है, जिस वाले जीन को हमें कोड करना है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर जो एक्सो न्यूक्लिएट यानी डीएनए के जो यहाँ पर एंड है, इस एंड से यहाँ पर रिमूव करने के लिए, न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करने के लिए जो एंजाइम यूज होता है वो एक जो न्यूक्लियस एंजाइम होगा। वहीं अंदर से अगर डीएनए के मिड से यहाँ पर कर रहा है वो एंडोन्यूक्लिएट होता है। तो बाहर से यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करने के लिए 5 प्राइम टू 3 प्राइम यहाँ पर एक्सो न्यूक्लियस एक्टिविटी किसके पास है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक्सो न्यूक्लियस एक्टिविटी है यहाँ पर सिर्फ किसके पास है, डीएनए पोल के पास। वहीं पर मैं बात करूं तो जो एंडोन्यूक्लियस यानी कि मिड से, तो उसके वो सभी के पास यहाँ पर प्रॉपर्टी होती है। तो कुछ इस प्रकार यहाँ पर हो जाता है। अब ड्रॉबैक ऑफ डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड क्या है, तो कांट स्टार्ट डीएनए पॉलीमरेज, यानी कि यहाँ पर ये खुद से डीएनए पॉलीमरेज, इनके पास एक्टिविटी तो है लेकिन यहाँ पर ये खुद से यहाँ पर डीएनए पॉलीमराइजेशन की एक्टिविटी को यहाँ पर स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है, उसके लिए यहाँ पर क्या होता है, तो इनके लिए यहाँ पर इनको चाहिए होता है आरएनए प्राइमर, और जो आरएनए प्राइमर होता है वो आरएनए पॉलीमरेज बनाता है। ठीक है, कैसे बनाता है अभी हम देखेंगे, वेट अ मिनट। अब जैसे कि हम बात करें तो यहाँ पर कांट स्टार्ट डीएनए रेप्लिकेशन, उस कंडीशन में इसको चाहिए प्राइमेज, और जो प्राइमेज होता है ये होता है डीएनए पॉलीमरेज। तो ये क्या करता है, फॉर्म आरएनए प्राइमर, शॉर्ट चेन ऑफ आरएनए होगा जो कि 8 से 10 यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड का बना होता है, और स्टार्ट ऑफ रेप्लिकेशन। तो सबसे पहले अगर कौन बाइंड करता है यहाँ पर, आरएनए प्राइमर, उसके बाद यहाँ पर बाइंड करता है आरएनए पॉलीमरेज सर, उसके बाद यहाँ कंटिन्यूस है जो आरएनए की न्यू स्ट्रेन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हुआ। और डीएनए जो लाइगेज होता है ये जॉइन डीएनए फ्रेगमेंट, जैसे ही हम बात करेंगे आगे, तो जो 2 डीएनए यहाँ पर फ्रेगमेंट है इनको आपस में यहाँ पर फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन करवाने के लिए यहाँ पर रेस्पॉन्सिबल होता है डीएनए लाइगेज। तो यहाँ पर जॉइन डीएनए फ्रेगमेंट इसका फंक्शन हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है, डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट सर्व एज ए डबल फंक्शन। तो यहाँ पर किसकी बात कर रही है, यहाँ पर डीऑक्सी, यहाँ पर राइबो न्यूक्लियोटाइड, या फिर हम बात करें तो इसे डीएनटीपी बोल दिया गया है। और जो डीएनटीपी है, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, जो कि किसकी तरह काम करें, इसका डबल पर्पस है, एनसीईआरटी की ही लाइन है। एक तो यहाँ पर सबस्ट्रेट फॉर एंजाइम, यानी कि यहाँ पर एंजाइम के लिए सबस्ट्रेट की तरह यूज कर रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पर एक तरह न्यूक्लियोटाइड की तरह काम कर रहा है, प्रोवाइड एनर्जी। अब डीएनटीपी में हम जैसे कि बात करें डीएटीपी, तो जो डीएटीपी, एटीपी क्या होता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, और डीएनटीपी तो यहाँ पर ये सबस्ट्रेट की तरह काम कर रहा है, क्योंकि ये एक तरह से न्यूक्लियोटाइड है। तो न्यूक्लियोटाइड होने की वजह से यहाँ पर ये क्या करे, सबस्ट्रेट फॉर एंजाइम, जिसकी वजह से यहाँ पर ये बाइंड करेगा किसकी फॉर्म में, यहाँ पर डीएएमपी की फॉर्म में यहाँ पर ये बाइंड करता है। तो इसके डुअल फंक्शन हो जाएंगे। तो जैसे कि हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर ये एडिनोसिन है, एडिनोसिन से यहाँ पर क्या होगा, ये 2 पायरोफॉस्फेट रिमूव हो चुके हैं, तो ये डीएएमपी की कंडीशन में आ चुका है, डीएटीपी से ये यहाँ पर डीएएमपी की कंडीशन में आ चुका है, और डीएमपी की कंडीशन में ही यहाँ पर ये बाइंड करता है। तो यहाँ पर जैसे ये आरएनए प्राइमर आया तो उसका जो 3OH यहाँ पर फ्री होता है, उससे यहाँ पर जैसे कि हम बात करें यहाँ पर ये आ चुका है, उस कंडीशन में अब यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर पहले टी था और यहाँ जी था, तो यहाँ पर जो न्यू यहाँ पर आरएनए डीएनए बन रहा है उससे यहाँ पर ए आके बाइंड करेगा। उस कंडीशन में ये डीएमपी यहाँ पर आकर बाइंड किया, तो जिसका 3-फॉस्फेट है इससे तो OH बाइंड कर लिया, जबकि यहाँ पर जो यहाँ पर ए था इससे यहाँ पर टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। वैसे यहाँ सी था तो वापस से यहाँ पर जो नया न्यूक्लियोटाइड आया वो जी है, यानी कि डीजीएमपी यहाँ पर आया, और उसने क्या किया कि यहाँ पर इसका शुगर का 3OH से तो फॉस्फेट ने बाइंड किया, और बाकी का यहाँ पर 2 C और G के बीच में यहाँ पर 3 यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो चुका है। तो कुछ इस प्रकार 3 यहाँ पर 5 प्राइम टू 3 प्राइम कंडीशन में यहाँ पर न्यू स्ट्रेन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं यहाँ पर ये प्रोसेस होती कैसे। तो सबसे पहले यहाँ पर ये यहाँ पर अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए मॉडल यहाँ पर है, और इसमें क्या है कि यहाँ पर ये बनता है यहाँ पर रेप्लिकेशन फोर्क। ठीक है, इस रेप्लिकेशन जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पर ये रेप्लिकेशन फोर्क कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, ये इस प्रकार से अब ये बनाए यहाँ पर बबल बनाए,
तो यह पूरा एक रेप्लिकेशन फोर। भाई यहाँ पर आप कुछ इसे कुछ इस प्रकार से देखोगे तो ये फोर ग्लेज जैसा दिखाई देगा, तो कुछ ये है रेप्लिकेशन फोर। इसके अंदर क्या है, यहाँ पर जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम है यहाँ पर, ठीक है, और ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो जो न्यू स्टैंड का फॉर्मेशन होगा वो हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा। अब आप सोचोगे कि इसके अंदर 5 प्राइम टू, क्योंकि इसकी जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, तो जो न्यू स्टैंड होगी दोनों के अंदर, तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ तक मान लीजिए इतना जो रीजन है यहाँ पर अनबाइंडिंग हुई, तो इधर वाली जो रीजन है इसमें तो कंटिन्यूसली यहाँ पर इसकी न्यू स्टैंड का सिंथेसिस होगा वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम, लेकिन इस रीजन में अभी तक सिर्फ इतना यहाँ पर अनबाइंडिंग हुआ, तो यहाँ पर 5 प्राइम टू 3 प्राइम यहाँ पर अनबाइंडिंग होगी, बाकी क्या फिर वापस से नया प्राइमर बाइंड होगा। तो इस प्रकार यहाँ पर लेगिंग और लीडिंग कंडीशन की कंडीशन बनती है। तो यहाँ पर क्या है, ये आरएनए, सबसे पहले यहाँ पर आरएनए प्राइमर आया, उसके बाद यहाँ पर डीएनए पोल बाइंड होगा, डीएनए पोल थर्ड यहाँ पर बाइंड होगा, और यहाँ पर क्या करेगा कि यहाँ पर ये क्या करेगा, न्यू स्टैंड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, ये बात हो जाती है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि सबसे पहले यहाँ पर इसने क्या किया कि यहाँ पर जो लीडिंग स्टैंड बन रही है उसके ऊपर यहाँ पर एक तरफ तो यहाँ पर लीडिंग स्टैंड बन रही है जो कंटिन्यूस स्टैंड है, वहीं पर जैसे ये पहले इतना वाला रीजन यहाँ पर ओपन था, मतलब कि तो उस कंडीशन अनबाइंड हुआ था, उसके बाद क्या होगा कि नया प्राइमर आया और उसने यहाँ पर यहाँ पर न्यू स्टैंड बनाया, तो यहाँ पर बनी, उधर तो यहाँ पर लीडिंग या कंटिन्यूस स्टैंड का फॉर्मेशन होता है और इधर यहाँ पर लेगिंग या फिर डिसकंटिन्यूस स्टैंड का फॉर्मेशन होता है, और इनको हम बोल देते हैं, ये जो फ्रेगमेंट बन रहे हैं इनको हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट बोल देते हैं। और प्रेजेंट टाइम पर यहाँ पर अभी आरएनए प्राइमर बाइंड है, तो यहाँ पर डीएनए पोल आकर यहाँ पर बाइंड नहीं करता। लेकिन होता क्या है, जैसे कि यहाँ पर ये प्रोसेस कंप्लीट होती है, उस प्रोसेस में टेम्पलेट ओल्ड स्टैंड विद 3 प्राइम टू ओ पोलैरिटी, उस कंडीशन में जैसे यहाँ इनका फॉर्मेशन हो जाएगा, उस कंडीशन में यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर जो डीएनए पॉलीमरेज आकर बाइंड करेगा, और उस कंडीशन में यहाँ पर ये जो थर्ड ये न्यू स्टैंड है इससे यहाँ पर आरएनए प्राइमर को रिमूव कर देता है। तो यहाँ पर टेम्पलेट ओल्ड होगी विद यहाँ पर 5 प्राइम टू 3 प्राइम पोलैरिटी, यहाँ पर 5 टेम्पलेट जो ओल्ड स्टैंड होगी विद 5 प्राइम टू 3 प्राइम पोलैरिटी, उस पर यहाँ पर ये देखा है, इस पर यहाँ पर क्या होगा, डबल स्टैंड का यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ। लेकिन जैसे ये कंप्लीट हो जाती है उस टाइम पर क्या होगा कि यहाँ पर पूरी रेप्लिकेशन की प्रोसेस कंप्लीट हुई, उस टाइम पर यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आया, उसने आरएनए प्राइमर को रिमूव किया लीडिंग और लीडिंग दोनों से, और यहाँ पर जो डीएनए लाइगेज होगा उसका फंक्शन क्या होगा कि यहाँ पर ये बाइंड करता है। अब जैसे कि यहाँ पर ये जैसे फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं, तो इन फ्रेगमेंट्स के बीच में यहाँ पर डीएनए लाइगेज आएगा और यहाँ पर क्या करेगा, न्यूक्लियोटाइड को जोड़कर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, ये बात होती है यहाँ पर। तो स्पेशल पॉइंट फॉर रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन इज ए सेमी कंजर्वेटिव एंड बाई डायरेक्शनल प्रोसेस इन इक्वलाइज ड्यूरेशन। सेल डिवीजन 20 मिनट में होता है, लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन 18 मिनट के अंदर हो जाता है। तो बाकी 2 मिनट यहाँ पर इसकी प्रोसेस की कंप्लीट होने की कंडीशन हो जाती है। ठीक है, द एवरेज रेट ऑफ यहाँ पर पॉलीमराइजेशन हैज टू बी अप्रोक्सीमेटली 2000 बेस पेयर पर सेकेंड यहाँ पर होगी। ये यहाँ से क्वेश्चन है, यही एनसीईआरटी की लाइन है। ठीक है, पीवाईक्यूज में मिला हुआ है। मीन्स रेप्लिकेशन इज फास्ट एंड एक्यूरेट प्रोसेस, एनी फेलियर इन सेल डिवीजन आफ्टर द रेप्लिकेशन रिजल्ट इनटू पॉलीप्लॉइडी। तो यहाँ पर क्या है, पहले रेप्लिकेशन हुआ है, रेप्लिकेशन के बाद सेल डिवीजन होता है। अगर इनमें कोई भी डिफेक्ट या यहाँ पर कोई भी प्रोसेस इनकम्प्लीट रह जाती है तो उस कंडीशन में यहाँ पर पॉलीप्लॉइडी की कंडीशन जनरेट हो जाती है। जैसे G1 S1 के अंदर यहाँ पर क्या हुआ, रेप्लिकेशन हुआ, G2 फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, मेटाफेज के अंदर यहाँ पर जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम का अगर यहाँ पर सेम अमाउंट में यहाँ पर डिवीजन नहीं होता है तो उस कंडीशन में यहाँ पर पॉलीप्लॉइडी की कंडीशन जनरेट हो जाती है। जो मेटाफेज प्लेट है वहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर जो कोल्चिसिन दिया जाता है उसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, इनका जो डिवीजन होगा एनाफेज के अंदर तो वह यहाँ पर एक्यूरेट नहीं होता, जिसकी वजह से पॉलीप्लॉइडी की कंडीशन जनरेट होती है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि मेटाफेज के अंदर यहाँ पर क्या होता है, मेटाफेज प्लेट के अंदर ये मेटाफेज प्लेट पर डिवाइड होते हैं क्रोमोसोम, उस कंडीशन पर अगर यहाँ पर कोल्चिसिन दिया जाए तो उस कंडीशन में यहाँ पर ये सेपरेट नहीं होंगे, जिसकी वजह से पॉलीप्लॉइडी कंडीशन जनरेट होती है। ये हम और भी देखते हैं। अब हम बात करें तो ये रेप्लिकेशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम आरएनए की, कि यहाँ पर अब ये तो हुआ डीएनए, अब डीएनए बन चुका है जिसको हम रेप्लिकेशन बोल रहे हैं। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर आरएनए की। अब आरएनए में क्या है कि जो आरएनए होता है ये पॉलीमर ऑफ राइबो न्यूक्लियोटाइड होगा, जैसे कि हम बात करते जैसे डीएनए होता है। अब यहाँ पर जो शुगर होती है वो राइबोज होती है और डीएनए में डीऑक्सीराइबोज। वहीं पर नाइट्रोजन बेसिस यहाँ पर AGC होते हैं और स्पेशल नाइट्रोजन यहाँ पर यू होगा।
चार्ज इस पर नेगेटिव होगा डीएनए की तरह। ये सिंगल स्टैंडर्ड होगा, एक्सेप्शन और डबल स्टैंड यहाँ पर रियो वायरस में यहाँ पर ये डबल स्टैंड के अंदर देखने को मिलता है। जो आरएनए होगा एक तो जेनेटिक मटेरियल होगा और दूसरा यहाँ पर नॉन जेनेटिक आरएनए होगा, ठीक है। एक तो जेनेटिक मटेरियल की तरह काम कर सकता है और यहाँ पर नॉन जेनेटिक मटेरियल की तरह भी ये काम करता है। जो आरएनए अगर यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल की तरह काम कर रहा है और यहाँ पर इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, जैसे कि आरएनए, टीआरएनए और एमआरएनए। और यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल में जैसे कि रिट्रोवायरस, टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वायरस और यहाँ पर क्यूबी बैक्टीरियोफेज के अंदर ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले अब आरआरएनए की बात करने वाले, टाइप्स ऑफ आरएनए, सॉरी यहाँ पर आरएनए। तो इसके अंदर आरआरएनए मोस्ट अबंडेंट यहाँ पर है, जिसका अमाउंट यहाँ पर 80 to 85% एक सेल के अंदर देखने को मिलता है। मोस्ट स्टेबल होता है उसका फॉर्मेशन, जैसे कि प्रोक्यूरियोट के अंदर तो आरएनए प्रोवाइड इन मतलब कि प्रोड्यूस इन साइटोप्लाज्म, तो जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर इसका फॉर्मेशन होगा। वहीं पर यूकेरियोटिक सेल के अंदर यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर जो मैक्सिमम आरएनए प्रोड्यूस इन द न्यूक्लियोलस, तो ये न्यूक्लियस के अंदर ही न्यूक्लियोलस होगा, तो वहां पर उसका फॉर्मेशन होगा एक्सेप्ट 5s आरएनए। तो मैं यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम जो आरएनए वो कहाँ पर फॉर्मेशन होता है, तो न्यूक्लियोलस के लिए। तो यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर ये क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म है और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियोलस होगा। तो उसके अंदर न्यूक्लियोलस के यहाँ पर क्या है कि जो न्यूक्लियोलस है उसके अंदर तो यहाँ पर बाकी की जो टाइप्स हम बात करेंगे आरआरएनए के वहाँ पर होंगे, यानी कि 5s यहाँ पर 5.s, 18s, 20s जितने भी यहाँ पर राइबोसोम आरआरएनए वो सब न्यूक्लियोलस के अंदर होंगे। वहीं पर न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर यहाँ पर 5s आरआरएनए है, उनका फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर क्या है कि फंक्शन ऑफ आरआरएनए, ये क्या करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम स्ट्रक्चर आरआरएनए इनको बोला जाता है। उनके आरआरएनए को ही स्ट्रक्चरल आरएनए बोला जाता है क्योंकि ये आरएनए का फॉर्मेशन कर रहा है। अब जैसे कि राइबोसोम की बात करते हैं तो यहाँ पर जो राइबोसोम है इसके अंदर यहाँ पर 3 to 4 टाइप यहाँ पर आरआरएनए होंगे और यहाँ पर कुछ सम अमाउंट ऑफ प्रोटीन होती है जो कि 18 डिफरेंट टाइप की होगी। प्रोकैरियोट की बात करें तो आपको पता है कि 70s टाइप का आरआरएनए होता है और यहाँ पर इसके अंदर 80s टाइप का यहाँ पर राइबोसोम मिलता है। अब जैसे कि हम यहाँ पर बात करें प्रोकैरियोट के अंदर तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप के आरआरएनए, तो जो 5s आरआरएनए हैं ये यहाँ पर प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों के अंदर देखने को मिलता है। वहीं पर जो 16s आरआरएनए ये प्रोकैरियोट के अंदर और 13 यहाँ पर 23s आरआरएनए यहाँ पर देखने को मिलता है। वहीं पर यूकैरियोट के अंदर 5.8, 18 यहाँ पर एस आरआरएनए और 28s आरआरएनए यहाँ पर देखने को मिलता है। अब आप देखो जो 5s आरआरएनए है जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के अंदर देखने को मिलता है, वहीं पर आप देखो तो जिनमें भी यहाँ पर 8 आ रहा है वो सारे के सारे 18s राइबोसोम के अंदर यानी कि यूकैरियोट के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर ये बात हुई सम आरआरएनए एक्ट एज ए कैटालिटिक जैसे एंजाइम जैसे कि राइबो एंजाइम यहाँ पर होते हैं जो कि 23 यहाँ पर बात करें 23 और 28 होगा। 23 किसके अंदर, ये प्रोकैरियोट के अंदर, और 28 ये कहाँ पर, यूकैरियोट के अंदर। तो यहाँ पर ये कैटालिटिक नेचर होता है यहाँ पर, तो प्रोकैरियोट के अंदर 70s होगा तो यहाँ पर 23 आरआरएनए राइबोजाइम की तरफ काम करते हैं और 80s के अंदर यहाँ पर 20s यहाँ पर आरआरएनए कैटालिटिक एंजाइम की तरह काम करते हैं। ये बात होती है। फिर बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट टीआरएनए की। तो जो टीआरएनए होगा यहाँ पर टोटल आरएनए का यहाँ पर 10 to 15% होता है और यहाँ पर क्या है इसको हम ट्रांसफर आरएनए बोलते हैं। ये स्मॉलेस्ट आरएनए होता है, ठीक है, 4s टाइप का, और ये सोल्यूबल आरएनए यहाँ पर आरआरएनए है और यहाँ पर ये अडेप्टर की तरह भी काम करता है। अडेप्टर आरआरएनए और कैरियर की तरह यहाँ पर ये काम करेगा। जब हम यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ेंगे तो ये चीज वहां समझ में आएगी। अब इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये क्लोवर लीफ लाइक होता है और यहाँ पर जो इसकी 2D स्ट्रक्चर होती है ये होली होगी और वहीं पर 3D स्ट्रक्चर होती है ये यहाँ पर इन्वर्टेड एल शेप होगी जो कि किमने बताई थी, ये इन्वर्टेड एल शेप होगी और यहाँ पर ये फंक्शन होता है एक्ट एज ए कैरियर ऑफ एमिनो एसिड। तो यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पर ये एमिनो एसिड को लेकर आता है, तो कैरियर की तरह यहाँ पर ये काम करता है। अब जैसे